वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि न्यू वीडियोस की अपडेट में। इस स्टोरी में एक ऐसे लड़के की कहानी बयान की जाती है जो अपने क्लास फेलो की वजह से अपने जान से हाथ धो बैठा है। अपोकलिप्स में किसी तरह वो माजी आ जाता है और इससे बदलता ही ये कहानी बहुत ज्यादा दिलचस्प है। कहानी शुरू करते हैं। कहानी एक तेज बारिश से शुरू होती है। स्कूल का रनिंग ट्रैक पानी से भर चुका है। मौसम बहुत खराब है और हर तरफ एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है, जैसे कोई बहुत बड़ा खतरा आने वाला हो। आसमान काले बादलों से ढका हवा है और मूसलाधार बारिश हो रही है। एक पुराना लकड़ी का स्टोर रूम नजर आता है। ऐसा महसूस होता है कि इसके अंदर कुछ लोग छपे हुए हैं। अचानक बाहर 3 से 4 खूंखार ज़ॉम्बीज़ नजर आते हैं। इनकी आंखें सब्ज रोशनी से चमक रही हैं, मुंह खून से भरा हुआ है और वो बारिश में खौफनाक आवाजें निकाल रहे हैं। इसका मतलब है कि स्कूल में ज़ॉम्बी अपोकलिप्स शुरू हो चुका है। एक जिंदा इंसान पूरी ताकत से लकड़ी के दरवाजे को पीट रहा है। इसके हाथ जख्मी हैं और खून बह रहा है। वो अंदर छपे लोगों से मदद मांग रहा है। वो चीख कर कहता है, दरवाजा खोलो, मैं जांग हींग हूँ। वो ज़ॉम्बी से जान बचाकर इस स्टोर रूम में पनाह लेना चाहता है। अंदर 2 लड़कियां एक मेज के नीचे खौफ से कांप रही हैं। जांग हींग बाहर से रोते हुए कहता है, मुझे मालूम है तुम सब अंदर हो, प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। अंदर 3 लड़के पूरी ताकत से दरवाजा पकड़े हुए हैं ताकि कोई ज़ॉम्बी अंदर ना आ सके। वो परेशान है कि बाहर खड़ा शख्स वाकई इंसान है या ज़ॉम्बी। एक लड़का कहता है, अब हम क्या करें? एक लड़के के चेहरे पर पसीना है, आंखों में खौफ और गुस्सा दोनों नजर आते हैं। अगर दरवाजा खोला और वो ज़ॉम्बी निकला तो सब मारे जाएंगे, और अगर ना खोला तो एक बेगुनाह इंसान मर जाए। इसी वक्त सुनहरे बालों वाली एक लड़की हिम्मत करके चीखती है, दरवाजा खोलो, उसे अंदर आने दो। वो चाहती है कि जांग हींग को बचा लिया जाए। उसी सस्पेंस पर चैप्टर 1 खत्म हो जाता है। सुनहरे बालों वाली क्लास प्रेसिडेंट जोर से चीखती है, उसे अंदर आने दो। इसने फैसला कर लिया है कि जांग हींग को हर हाल में अंदर आने दिया जाएगा। बाकी सब खौफजदा होकर उसे देख रहे हैं। दरवाजा पकड़े खड़े 3 लड़कों में से एक घबरा कर कहता है, क्या तुम मजाक कर रही हो? बाहर हर तरफ ज़ॉम्बीज़ हैं। दूसरा कहता है, जांग हींग को जरूर ज़ॉम्बी ने काट लिया होगा, हम उसे अंदर नहीं आने दे सकते। सबको यही डर है कि वो भी मुतासिर हो चुका होगा। क्लास प्रेसिडेंट गुस्से से कहती है, मैं क्लास प्रेसिडेंट हूँ, मैं अपने किसी भी क्लास फेलो को मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। अगर इसे अंदर लाने के बाद कुछ भी हुआ तो इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। वो इन्हें समझाते हुए कहती है, अगर जांग हींग अभी भी बात कर सकता है और मदद के लिए चीख रहा है तो इसका मतलब है कि वो अभी तक ज़ॉम्बी नहीं बना। क्या तुम अपने ही क्लास फेलो को मुसीबत में छोड़कर सुकून से रह सकोगे? एक लड़का दांत भैंचकर और माथे का पसीना साफ करते हुए कहता है, ठीक है। आखिरकार वो दरवाजा खोलने पर राजी हो जाता है। यही सबसे ज्यादा कशीदा लम्हा है। लड़का दूसरे लड़के ये बे से कहता है, मैं 3 तक गन्नूंगा, फिर दरवाजा खोलेंगे, जांग हींग को फौरा अंदर खींच लेंगे और उसी लम्हे दरवाजा बंद कर देंगे। ये बे फौरा जवाब देता है, ठीक है। गिनती शुरू होती है, 1, 2। काले बालों वाला लड़का पूरी तवज्जो से दरवाजे को देख रहा है। उसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी है, जबकि क्लास प्रेसिडेंट भी सांस रोके खड़ी है। 3। जैसे ही हाथ दरवाजे के हैंडल पर जाता है, दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगता है। अब सबकी किस्मत का फैसला होने वाला है। क्या जांग हींग जिंदा अंदर आ जाएगा या उसके साथ ज़ॉम्बीज़ भी अंदर घुस आएंगे? यहीं पर चैप्टर का सबसे बड़ा सस्पेंस खत्म होता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, जांग हींग के पीछे मौजूद एक ज़ॉम्बी पूरी ताकत से अंदर घुस आता है। इसकी सब चमकती आंखें और खौफनाक शक्ल देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। अंदर मौजूद 2 लड़के जमीन पर गिर जाते हैं और ज़ॉम्बी सीधा उन पर हमला कर देता है। क्लास प्रेसिडेंट का हमदर्दी वाला फैसला सब पर भारी पड़ जाता है। नजर छपे हुए तमाम तलबा खौफ से साकत रह जाते हैं। किसी का मुंह खिला रह जाता है, किसी की आंखें खौफ से फैल जाती हैं और कई लोग एक साथ चीख उठते हैं। अब सबको एहसास होता है कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। दरवाजा खोलने वाला लड़का चीखता है, जांग हींग, लेकिन हकीकत बहुत खौफनाक होती है। जांग हींग अब इंसान नहीं रहा, वो मुकम्मल तौर पर ज़ॉम्बी बन चुका है। इसका खून आलूद मुंह खिला हुआ है और वो शिकार की तलाश में है। जांग हींग का चेहरा मुकम्मल ज़ॉम्बी में तब्दील हो चुका है। इसकी आंखें सब्ज रोशनी से चमक रही हैं, दांत खून से भरे हुए हैं और इसकी खौफनाक चीख से पूरा शहर लरज़ उठता है। ज़ॉम्बी बन चुका जांग हींग अपने ही साथी पर झपट पड़ता है। वो लड़का जमीन पर गिरा हुआ है, जबकि ज़ॉम्बी इसके ऊपर चढ़कर उसे काबू में करने की कोशिश कर रहा है। हर तरफ सिर्फ खौफ और चीख वाव पुकार है। ज़ॉम्बी अपने शिकार के बाजू पर जोर से काट लेता है। खून बहने लगता है और सब समझ जाते हैं कि अब वो लड़का भी इन्फेक्शन का शिकार हो चुका है। जांग हींग एक हमले पर नहीं रुकता, बल्कि फौरा दूसरे लड़के पर भी टूट पड़ता है। जो लड़के अभी तक दरवाजा बचाने की कोशिश कर रहे थे, अब वो खुद ज़ॉम्बी के शिकार बन चुके हैं। आखिर में सुनहरे बालों वाली लड़की खौफ से चीखती है, भागो, भागो। अब इसे एहसास हो चुका है कि इसके एक फैसले ने सबकी जान खतरे में डाल दी है। पूरे शहर में भगदड़ मच जाती है और हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। जिसे ज़ॉम्बी ने काटा था वो लड़का शदीद दर्द से चीख रहा है। उसके जख्म से खून बह रहा है। एक लड़की खौफ से फटी हुई आंखों के साथ ये मंजर देख रही है, जबकि आसमान पर बिजली कड़क रही है। हर तरफ तबाही का मंजर है। दरवाजा खुलते ही कई ज़ॉम्बीज़ एक साथ शहर के अंदर घुस आते हैं। उनके खून आलूद मुंह और खौफनाक दांत देखकर सब घबरा जाते हैं। क्लास प्रेसिडेंट चीखती है, भागो, सब भागो। चंद लम्हों में महफूज पनाहगाह खूनरेज मैदान में बदल जाती है। मंजर अब शहर से निकलकर पूरे शहर की तरफ मुंतकिल होता है। इमारतों में आग लगी हुई है, हर तरफ धुआं फैला हुआ है और आसमान से बिजली गिर रही है। अब वाज़ेह हो जाता है कि ज़ॉम्बी वायरस सिर्फ स्कूल तक महदूद नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले चुका है। गहरे अंधेरे के दरमियान एक सब्ज चमकती हुई तवानाई नमूदार होती है। उसी दौरान एक पुरस्कार आवाज गूंजती है, क्या अब तुम समझ गए हो कि तुम्हें क्या करना है? ऐसा लगता है जैसे कोई पुरस्कार निजाम या ताकत इस लड़के से बात कर रही हो। एक पुरस्कार शख्स सामने आता है। इसने हड्डी पहन रखी है, चेहरे पर गैस मासिक है, एक आंख सुर्ख चमक रही है और इसका एक बाजू मशीनी मालूम होता है। वो दोबारा पूछता है, अब तुम जान गए हो कि तुम्हें क्या करना है? एक सफेद कोट पहनी हुई खातून अपने मुहाफिजों के साथ नजर आती है। करीब ही एक लड़का एक मशीन में बंधा हुआ है, उसके जिस्म पर तारें लगी हैं और तेज रोशनी इस पर पड़ रही है। वो चीख कर कहता है, मेरे पास अब सिर्फ 2 मकसद बाकी हैं। मशीन की तवानाई इस लड़के के जिस्म को बदलना शुरू कर देती है। बिजली इसके इर्द गिर्द चमकने लगती है और इसके अंदर एक नई ताकत बेदार होती है। वो कमजोर इंसान से एक ताकतवर जंगजू में तब्दील होने लगता है। हर तरफ बिजली ही बिजली फैल जाती है। जोरदार कड़क की आवाजों के साथ ऐसा महसूस होता है जैसे इसके अंदर मौजूद गैर मामूली ताकत मुकम्मल तौर पर जा चुकी हो। आखिर में वो मजबूत आवाज में ऐलान करता है, मेरा मकसद सिर्फ 2 चीजें हैं, जिंदा रहना और बदला लेना। उसी लम्हे एक नए हीरो की असल कहानी शुरू होती है, जो इस तबाह दुनिया में न सिर्फ जिंदा रहना चाहता है बल्कि इस सानहे के जिम्मेदार लोगों से हिसाब भी लेना चाहता। वही लड़का जिसे ज़ॉम्बी ने काटा था, अब बिजली की चमक में खड़ा जोर से चीख रहा है,
इसकी आंखें हैरत से फैल गई हैं। ये सिर्फ दर्द की चीख नहीं बल्कि माजी की यादें वापस आने का लम्हा है। अचानक सब कुछ दोबारा वैसा ही नजर आने लगता है। 3 लड़के दरवाजा मजबूती से पकड़े हुए हैं। बाहर जांग हिंग मदद के लिए पुकार रहा है और अंदर सब खौफ में मुबतला हैं। ऐसा लगता है जैसे वक्त दोबारा उसी लम्हे पर आ गया हो। बाहर से जांग हिंग मुसलसल चीख रहा है, बराह करम, मुझे अंदर आने दो। वो बेबसी से दरवाजा पीट रहा है जबकि अंदर मौजूद लड़का पसीने में भीगा हुआ दरवाजा पकड़े खड़ा है। सुनहरे बालों वाली क्लास परिजीदनत जोर देकर कहती है, दरवाजा खोलो, उसे अंदर आने दो। फिर वो ऐलान करती है, मैं क्लास परिजीदनत हूँ, मैं अपने किसी भी क्लास फेलो को पीछे नहीं छोड़ सकती। वो गुस्से से सबको हुक्म देती है कि जांग हिंग को फौरन अंदर आने दिया जाए। इसके चेहरे पर सख्ती और एतमाद साफ नजर आता है जबकि बाकी तलबा शदीद कशमकश में मुबतला हैं। हीरो को अचानक सब कुछ याद आ जाता है। वो हैरत से सोचता है, ली रोवशी। फिर इसे एहसास होता है कि यही वो दिन है जब ये तमाम तबाही पहली बार शुरू हुई थी। अब इसे यकीन हो जाता है कि वो माजी में वापस आ चुका है। ली रोवशी एक बार फिर कहती है, क्या तुम सुन नहीं रहे? इसे अंदर आने दो। क्या तुम अपने साथी को खतरे में छोड़ दोगे? लेकिन इस बार हीरो जानता है कि इस फैसले का अंजाम कितना खौफनाक होगा। हीरो सर झुकाकर सोचता है, मैं इस दिन को कैसे भूल सकता था। फिर इसके जहन में एक हकीकत वाज़ेह हो जाती है, मशीन कामयाब हो गई। मैं सब कुछ बदलने के लिए माजी में वापस आ गया हूँ। अब इसकी आंखों में खौफ नहीं बल्कि अज़्म और बदले की आग है। वो ली रोवशी को देखकर पुकारने की तैयारी करता है और फैसला कर लेता है कि इस बार दरवाजा नहीं खुलेगा। वो जानता है कि बाहर मौजूद जांग हिंद शायद पहले ही ज़ॉम्बी के हमले का शिकार हो चुका है। इस बार वो वही गलती दोबारा नहीं दोहराएगा क्योंकि अब इसका मकसद सिर्फ जिंदा रहना ही नहीं बल्कि पूरी तकदीर को बदलना है। जो लड़का पहले दरवाजा खुलवाने के लिए बेचैन था अब खुद दरवाजे के सामने मजबूती से खड़ा है। इसके चेहरे पर पुरस्कार मुस्कुराहट है। वो कहता है, बाहर मौजूद जांग हिंद को शायद पहले ही ज़ॉम्बी ने काट लिया हो। क्या तुम उसे अंदर लाकर सबकी जान खतरे में डाल सकते हो? अब इसे मुस्तकबिल का अंजाम मालूम है, इसलिए वो पहले जैसी गलती नहीं करेगा। ली रोवशी गुस्से से जवाब देती है, क्या तुमने अपनी आंखों से उसे ज़ॉम्बी के हाथों काटते देखा है? फिर वो कहती है, मैं क्लास परिजीदनत हूँ, अगर कुछ हुआ तो पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। वो सबको अपनी बात मानने पर मजबूर करने की कोशिश करती है। हीरो अचानक हंसने लगता है और कहता है, बहुत खूब, बहुत खूब। इसकी हंसी सुनकर बाकी लड़के हैरान रह जाते हैं। इन्हें लगता है कि शायद वो पागल हो गया है, मगर हकीकत में वो ली रोवशी की हकीकत को पहचान चुका है। हीरो खामोशी से अपना हाथ आगे बढ़ाता है। ये इस बात की अलामत है कि अब वो दूसरों के दबाव में आकर फैसला नहीं करेगा बल्कि अपनी अकल से काम लेगा। वो ली रोवशी की तरफ देखकर कहता है, अगर तुम्हें इस पर इतना ही यकीन है तो फिर तुम खुद जाकर दरवाजा क्यों नहीं खोलते? अब 2 लड़के भी हीरो के साथ खड़े हो जाते हैं और इसकी बात से इत्तेफाक करते हैं। सवाल सुनकर ली रोवशी एक लम्हे के लिए खामोश हो जाती है। इसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो कोई मुनासिब जवाब नहीं दे पाती। कोने में बैठी दूसरी लड़कियां खामोशी से ये सब देख रही हैं। वो खौफ और बेयकीनी में एक लफ्ज भी नहीं बोल पाती। अब सबको महसूस होता है कि गिरोह 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका है। ली रोवशी अब ये बे को मुखातिब करके कहती है, क्या तुम वाकई मर्द हो? क्या एक लड़की को ये काम करना चाहिए? वो इसके जज्बात को उभार कर उसे दरवाजा खोलने पर आमादा करना चाहती है, मगर हीरो इस पर जोर से हंस देता है। हीरो सख्त लहजे में जवाब देता है, शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं, हकीकत ये है कि तुम खुद डरी हुई हो। तुम हमेशा दूसरों से खतरनाक काम करवाना चाहती हो और कामयाबी का सेहरा अपने सर बांधना चाहती हो। इस एक जुमले के साथ ही ली रोवशी का बनावटी चेहरा सबके सामने बेनकाब हो जाता है और हीरो अपनी दूसरी जिंदगी में पहली बार हालात का रुख बदल देता है। हीरो गुस्से से कहता है, मुझे पहले ही मालूम था कि तुम दूसरों से खतरनाक काम करवाओगी और कामयाबी का सेहरा खुद अपने सर बांधोगी। फिर वो मजीद सख्त लहजे में कहता है, तुम एक मुनाफिक इंसान हो। इसकी बात सुनकर सब खामोश हो जाते हैं। अल्फाज सुनकर ली रोवशी का गुस्सा आसमान को छूने लगता है। वो बुलंद आवाज में चीखती है, बस, बहुत हो गया। शायद उसने कभी अपनी इतनी सख्त मुखालफत सबके सामने नहीं सुनी थी। अपनी अना को ठेस पहुंचने पर वो गुस्से में कहती है, मैं खुद ये काम करूंगी। मैं कभी किसी से नहीं डरती। हीरो खामोशी से मुस्कुरा देता है क्योंकि वो जानता है कि उसका मंसूबा कामयाब हो रहा है। ली रोवशी सबको पीछे हटने का इशारा करती है और तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ जाती है। कमरे में मौजूद हर शख्स सांस रोके उसे देख रहा है। इसका हाथ आहिस्ता से दरवाजे के हैंडल पर जाता है। हैंडल घूमने की आवाज पूरे कमरे में गूंजती है। चंद लम्हों के लिए हर तरफ मुकम्मल खामोशी छा जाती है। जैसे ही दरवाजा खुलने लगता है, बाहर मौजूद ज़ॉम्बी पूरी ताकत से उसे अंदर की तरफ धकेल देता है। दरवाजा जोर से टूटकर गिरता है और ली रोवशी जमीन पर जा गिरती है। बाहर की रोशनी अचानक कमरे में फैल जाती है। मंजर देखकर बाकी तलबा घबरा कर चीख उठते हैं। उनके चेहरों पर वाज़ेह हो जाता है कि अब खतरा उनके सामने खड़ा है। टूटा हुआ दरवाजा जमीन पर पड़ा है। अब अंदर और बाहर के दरमियान कोई रुकावट बाकी नहीं रही और हर शख्स जानता है कि ज़ॉम्बी किसी भी लम्हे अंदर आ सकता है। ली रोवशी जमीन पर जख्मी हालत में पड़ी है। वो दर्द से कराहती है और आहिस्ता से कहती है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। फिर वो खौफ से अपनी नजरें दरवाजे की तरफ उठाती है। इसे अभी तक मालूम नहीं कि टूटे हुए दरवाजे के दूसरी तरफ कौन इसका इंतजार कर रहा है। यही लम्हा आने वाले खौफनाक अंजाम की इब्तिदा बन जाता है। जिसे ही ली रोवशी दरवाजा खोलती है, बाहर जांग हिंग खड़ा नजर आता है, मगर वो अब इंसान नहीं रहा। इसकी एक सब्ज चमकती आंख, खून आलूद मुंह और नुकीले दांत साफ बता रहे हैं कि वो मुकम्मल ज़ॉम्बी बन चुका है। बारिश में इसकी खौफनाक सांसों की आवाज पूरे माहौल को लर्जा देती है। ज़ॉम्बी के अंदर आते ही ली रोवशी तवाज़ुन खोकर जमीन पर गिर जाती है। वो घबराहट में खुद को बचाने की कोशिश करती है जबकि ज़ॉम्बी उसकी तरफ बढ़ रहा है। इसका सारा एतमाद एक लम्हे में खत्म हो जाता है। जांग हिंग का चेहरा अब मुकम्मल तौर पर बिगड़ चुका है। इसकी आंखें गैर मामूली सब्ज रोशनी से चमक रही हैं। चेहरा जख्मों से भरा हुआ है और वो खौफनाक अंदाज में अपने शिकार की तरफ बढ़ रहा है। अंदर मौजूद तलबा खौफ से चीख उठते हैं, भागो, ये ज़ॉम्बी है। अब सबको यकीन हो जाता है कि हीरो की बात दुरुस्त थी। जांग हिंग पहले ही इन्फेक्शन का शिकार हो चुका था। ली रोवशी सबको भागने के लिए कहती है, मगर जल्द ही इन्हें एहसास होता है कि बाहर निकलने का कोई महफूज रास्ता बाकी नहीं रहा। ज़ॉम्बी दरवाजे के सामने खड़ा है और हर तरफ खौफ ही खौफ है। जान बचाने की कोशिश में ली रोवशी अपने ही साथी को अपने सामने कर देती है ताकि खुद महफूज रह सके। वो मदद के लिए चीख रही है जबकि इसका साथी हैरत और गुस्से से उसे देख रहा है। इस लम्हे सबके सामने इसकी खुद गरजी जाहिर हो जाती है। उसी दौरान हीरो हाथ में मजबूत आला लिए आगे बढ़ता है। वो एक फैसला किन हरकत करता है ताकि ज़ॉम्बी का सामना कर सके। कमरे में मौजूद सब लोग हैरत से उसकी तरफ देखते हैं। हीरो के चेहरे पर परअज़म मुस्कुराहट नुमाया है। इसकी आंखों में अब खौफ नहीं बल्कि माजी की तल्ख यादों से पैदा होने वाला अज़्म दिखाई देता है। वो जानता है कि इस बार सब कुछ पहले जैसा नहीं होगा। ज़ॉम्बी ली रोवशी तक पहुंच जाता है और वो शदीद खौफ में मुब्तला हो जाती है। अपनी जिद के नतीजे का सामना करते हुए उसे एहसास होता है कि एक गलत फैसला कितनी बड़ी तबाही ला सकता है। उसी लम्हे इस कहानी में बदले अंजाम और तब्दील का नया बाब शुरू हो जाता है। जैसे ही ली रोवशी ने दरवाजा खोला, ज़ॉम्बी जांग हिंग ने उसे मजबूती से पकड़ लिया। इसकी सब चमकती आंखें और खून आलूद दांत मौत का मंजर पेश कर रहे थे।
ली रोबशी खौफ से चीख उठी। इसे एहसास हो गया कि इसकी अपनी जिद उसे तबाही के दहाने तक ले आई है। अचानक फिजा में एक बड़ा सुर्ख वाइट रंच तेजी से घूमता हुआ ज़ॉम्बी की तरफ बढ़ता है। चंद लम्हों में पूरा मंजर बदलने वाला होता है। ये बेपूरी ताकत से रंच ज़ॉम्बी जांग हिंग के सर पर मारता है। जबरदस्त वार के बाद ज़ॉम्बी जमीन पर गिर जाता है और इसका हमला रुक जाता है। एक ही जर्ब में वो खतरा खत्म हो जाता है। ली रोबशी के चेहरे और लिबास पर ज़ॉम्बी का खून लग जाता है। वो शदीद सदमे में है और चंद लम्हों तक समझ ही नहीं पाती कि अभी इसके साथ क्या हुआ है। ये बे के चेहरे पर एक पुरसुकून मगर सख्त मुस्कुराहट नुमायां है। इसकी आंखों में खौफ नहीं बल्कि माजी के जख्मों से पैदा होने वाला अज़्म दिखाई देता है। अब वो पहले वाला बेबस लड़का नहीं रहा। ये बे ज़ॉम्बी की लाश को एक तरफ हटा देता है जबकि ली रोबशी भी जमीन पर गिरी रहती है। अब हालात मुकम्मल तौर पर बदल चुके हैं और फैसला करने की ताकत हीरो के हाथ में आ गई। ली रोबशी कांपते हुए ये बे की तरफ हाथ बढ़ाती है और मदद मांगती है। वही लड़की जो पहले सबको हुक्म देती थी अब खुद बेबसी की हालत में खड़ी है। ये बे ठंडे लहजे में कहता है, ली रोबशी, तुमने बरसों तक मुझे तकलीफ दी, आज वक्त बदल चुका है और अब मेरा वक्त है। इसके अल्फाज जाहिर करते हैं कि ये सिर्फ ज़ॉम्बियों से बचने की जंग नहीं बल्कि माजी के जख्मों और हिसाब चुकाने की कहानी भी है। अब ये वाज़ेह हो जाता है कि ये बे ने माजी की गलतियों से सबक सीख लिया है। वो जानता है कि इसकी दूसरी जिंदगी सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं बल्कि अपनी तकदीर बदलने और पुराने हिसाब बराबर करने के लिए है। यही लम्हा इसके नए सफर की असल शुरुआत बन जाता है। ये बे पूरी ताकत से दरवाजा बंद कर देता है। दरवाजे में ली रोबशी का जख्मी हाथ एक लम्हे के लिए फंस जाता है मगर ये बे अपना फैसला नहीं बदलता। अब वो उसे दोबारा अंदर आने नहीं देगा। बारिश में भीगी हुई ली रोबशी खून आलूद हालत में दरवाजे की दरार से झांक कर चीखती है, ये बे, तुम क्या कर रहे हो? इसके चेहरे पर खौफ और हैरत साफ नजर आती है। ये बे अपने पूरे जिस्म से दरवाजा थामे खड़ा है। अंदर मौजूद दूसरे तलबा हैरत से उसे देखते हैं। इन्हें यकीन नहीं आता कि वो अपनी ही क्लास प्रेसिडेंट को बाहर छोड़ने का फैसला कर चुका है। ये बे गुस्से से मुड़कर कहता है, सिर्फ देखते मत रहो, आओ और दरवाजा मजबूती से पकड़ो। उसकी आवाज में अब एक मजबूत रहनुमा का एतमाद झलक रहा है। ये बे की बात सुनकर बाकी तलबा भी हिम्मत करते हैं। कोई दरवाजा थाम लेता है, कोई सीढ़ी उठा लाता है और कोई भारी सामान ले आता है। सब मिलकर दरवाजा महफूज करने की तैयारी शुरू कर देते हैं। वो मेजें, डब्बे और दूसरी चीजें दरवाजे के सामने जमा देते हैं ताकि कोई भी अंदर दाखिल ना हो सके। बाहर मुसलसल जोरदार ज़रबों की आवाजें सुनाई देती रहती हैं। बारिश में खड़ी ली रोबशी पूरी ताकत से दरवाजा पीटती है और अंदर आने की इल्तिजा करती है। चंद लम्हे पहले यही मंजर जांग हिंग के साथ था मगर अब हालात बदल चुके हैं। अंदर मौजूद सब लोग मिलकर दरवाजा थामे हुए हैं जबकि बाहर से मदद के लिए चीखों की आवाजें आ रही हैं। हर शख्स जानता है कि अगर दरवाजा दोबारा खिला तो सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। ली रोबशी आखिरी बार अपनी हैसियत का हवाला देकर मदद मांगती है मगर बाहर बढ़ते हुए खतरे की आवाजें इसकी चीखों पर गालिब आ जाती हैं। ये बे खामोशी से खड़ा रहता है। इसके चेहरे पर सख्त अज़्म नुमायां है क्योंकि वो जानता है कि इस बार एक गलत फैसला दोबारा पूरी टीम की तबाही का सबब बन सकता है। अंदर मौजूद सब लोग शदीद खौफ में हैं। चंद लड़कियां घबरा कर चीख रही हैं जबकि दो लड़के पूरी ताकत से दरवाजा थामे हुए हैं। एक के हाथ पर अभी ज़ॉम्बी के खून के निशानात मौजूद हैं और हर किसी की सांसें तेज चल रही हैं। ऊपर से पूरा शहर दिखाई देता है। कुछ लोग दरवाजे के सामने डब्बे और सामान लगाकर उसे मजबूती से बंद किए हुए हैं। दरमियान में ये बेखून आलूद रंच कंधे पर रखे खामोश खड़ा है। एक जख्मी लड़का जमीन पर पड़ा है जबकि दो लड़कियां एक कोने में खौफजदा बैठी हैं। लड़ाई खत्म हो चुकी है मगर खौफ अभी बाकी है। लड़ाई के बाद पहली बार खामोशी छा जाती है। खिड़की से बादलों के दरमियान सूरज की रोशनी अंदर दाखिल होती है जैसे तूफान गुजर चुका हो लेकिन इसकी तबाही के निशानात अभी भी बाकी हूँ। दरवाजा पकड़े हुए एक लड़का धीमी आवाज में कहता है, क्लास प्रेसिडेंट की आवाज अब सुनाई नहीं दे रही। एक लड़की खौफ से पूछती है, क्या वो बच गई या फिर? कमरे में दोबारा खामोशी छा जाती है। बाकी तलबा आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से कहते हैं कि इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये बे क्लास प्रेसिडेंट को बाहर छोड़ देगा और ज़ॉम्बी को भी खत्म कर देगा। अब इन्हें ज़ॉम्बियों से ज्यादा ये बे की गैर मामूली तब्दीली हैरान कर रही है। ये बे खामोशी से एक तरफ खड़ा है, इसके कंधे पर खून आलूद रंच रखा है। एक लड़की दिल ही दिल में सोचती है कि जो लड़का हमेशा नरम मिजाज था आज वो बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान क्यों लग रहा है। एक लड़की की आंखों में वाज़ेह खौफ नजर आता है। अब इसे एहसास हो चुका है कि ये बे सिर्फ हालात ही नहीं खुद भी मुकम्मल तौर पर बदल चुका है। दो लड़कियां एक दूसरे का सहारा लिए बैठी हैं। दरवाजा रोकने की कोशिश में इन्हें चोटें भी आई हैं और जहनी सदमा भी पहुंचा है। उनके चेहरों पर थकन, आंसू और खौफ साफ दिखाई देते हैं। आखिर में ये बे एक हाथ जेब में और दूसरा हाथ रंच पर रखे खामोशी से सबकी तरफ देखता है और पूछता है, क्या तुम मुझसे डरते हो? इस सवाल के साथ चैप्टर इख्तिताम पजीर होता है। अब वो पहले वाला कमजोर तालिब इल्म नहीं बल्कि एक सर्द मिजाज, मजबूत और फैसला किन रहनुमा बन चुका है जो इस तबाह हाल दुनिया में अपने उसूलों के मुताबिक जिंदा रहने की जंग लड़ेगा। गुलाबी रबन वाली लड़की अपनी दोस्त से लपटकर मुसलसल रो रही है। वो खौफ से बार बार कह रही है, नहीं नहीं। बाहर पेश आने वाले वाकये ने उसे बुरी तरह हिलाकर रख दिया है और इसे हर लम्हा ज़ॉम्बी के अंदर आने का डर है। वो सुनहरे बालों वाला लड़का जिसे पहले ली रोबशी ने अपनी हिफाजत के लिए आगे कर दिया था, ये बे की तरफ देखकर शुक्रिया अदा करता है। वो कहता है कि अगर ये बे बर वक्त न पहुंचता तो शायद वो अपनी जान न बचा पाता। दरवाजे को मजबूती से बंद किए हुए तलबा आपस में बात करते हैं। इन्हें एहसास हो जाता है कि ली रोबशी के फैसले ने सबकी जान खतरे में डाल दी थी जबकि ये बे की बरवक्त कार्रवाई ने इन्हें बचा लिया। ये बे के चेहरे पर हल्की सी पुरसुकून मुस्कुराहट आ जाती है। इसके चेहरे से जाहिर होता है कि वो अपने अगले कदम के बारे में पहले ही सोच चुका है। ये बेसुकून लहजे में कहता है, अच्छी बात है कि तुम लोग अब खौफ पर काबू पा चुके हो। अब कुछ देर के लिए दरवाजा खोलो, मैं बाहर जाकर हालात देखकर आता हूँ। इसकी बात सुनते ही सब एक दूसरे की तरफ हैरत से देखने लगते हैं। लड़के और एक लड़की फौरा घबरा जाते हैं। वो दरवाजा मजीद मजबूती से पकड़ लेते हैं और हैरत से पूछते हैं, तुम वाकई बाहर जाना चाहते हो? वहाँ तो अभी भी ज़ॉम्बीज़ मौजूद हैं। ये बे रंच कंधे पर रखते हुए कहता है, मुझे लगता है कि बाहर जाकर हालात खुद देखने चाहिए। मगर बाकी सब उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि बाहर जाना इंतहाई खतरनाक है और अभी ऐसा करना मुनासिब नहीं। अचानक ये बे का अंदाज बदल जाता है। वो सख्त लहजे में कहता है, रास्ते से हट जाओ। इसकी मजबूत आवाज पूरे शहर में गूंज जाती है। इसके लहजे में ऐसा इत्मीनान होता है कि सब खामोश हो जाते हैं और कोई भी इसके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करता। ये बे दरवाजे की तरफ बढ़ता है। सब लोग खौफ और हैरत से उसे देख रहे हैं क्योंकि कोई नहीं जानता कि वो बाहर किस मकसद से जा रहा है। यही लम्हा इसकी नई हिम्मत अमली और अगले बाब की शुरुआत का इशारा देता है। सुबह के 8 बजे एक लकड़ी के शेड के अंदर हर तरफ खामोशी छाई हुई है। अचानक दरवाजे पर जोरदार धक्का लगता है। बाहर का खतरा खत्म होता हुआ महसूस होता है लेकिन अंदर मौजूद लोगों के दिलों में खौफ अब भी जिंदा है। ये बे जो क्लास का सबसे तन्हा तालिब इल्म है, खून आलू पाइप रंच कंधे पर रखकर दरवाजा खोलने लगता है। एक लड़का उसे रोकने की कोशिश करता है जबकि एक लड़की खौफ से डब्बों के पीछे छपी हुई है। सबको यकीन है कि बाहर मौत इंतजार कर रही है मगर ये बे अपने फैसले से पीछे नहीं हटा। ये बे किसी की तरफ मुड़े बगैर शेड से बाहर निकल जाता है। उसके साथी उसे रोकना चाहते हैं लेकिन वो अपने इरादे पर कायम रहता है। इसके कपड़े बिखरे हुए हैं, चेहरा थका हुआ है मगर आंखों में खौफ नहीं बल्कि मजबूत अज़्म है।
शैड से बाहर निकलकर ये बेखामोश लॉन को देखता है। हर तरफ अजीब सुकून है। वो सोचता है कि क्लास पर रेजिडेंट और जांग हिंग दोनों गायब हो चुके हैं, जैसे रात ने इन्हें निगल लिया हो। बे आसमान की तरफ देखता है। सूरज निकल आया है और ज़ॉम्बी भी कहीं नजर नहीं आ रहे। इसे एहसास होता है कि इस पुरस्कार दुनिया में रात मौत लेकर आती है, जबकि दिन सिर्फ खामोशी छोड़ जाता है। जैसे ही वो चंद कदम आगे बढ़ता है, पीछे से दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज आती है। उसके अपने साथी अंदर से शैड का दरवाजा बंद कर देते हैं। अंदर से आवाजें आने लगती हैं कि दरवाजा मजबूती से बंद रखो और ये बे को दोबारा अंदर ना आने दो। कुछ लोग उसे खतरनाक समझने लगते हैं और इसके बारे में बदगुमान हो जाते हैं। जिन लोगों की उसने मदद की थी, वही अब इससे खौफ खा रहे हैं। ये बे मुड़कर दरवाजे की तरफ देखता है। इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आती है। वो खामोशी से एक बेपरवाही भरा इजहार करता है, जैसे दूसरों की राय अब इसके फैसलों पर कोई असर नहीं डाल सकती। ये बे अपना रंज कंधे पर रखकर अकेला स्कूल के मैदान की तरफ चल पड़ता है। अंदर से कुछ तलबा खिड़की से उसे जाते हुए देखते रह जाते हैं। वो हैरान है कि वो कहां जा रहा है, मगर ये बे जान चुका है कि इसकी असल मंजिल अब इस महफूज शहर के अंदर नहीं, बल्कि उस पुरस्कार और तबाहाल दुनिया के राजों में पोशीदा है। यही इसके नए सफर का आगाज है। जब ये बे अकेला स्कूल के मैदान की तरफ जा रहा होता है, तो खिड़की से देखने वाले तलबा हैरत से कहते हैं, वो कहां जा रहा है। अचानक एक लड़का दूर देखकर घबरा जाता है और सबकी नजरें एक ही सिमट उठ जाती हैं। मैदान के दरमियान सुर्ख लिबास पहने खून आलूद एक खातून खड़ी नजर आती है। इसे देखकर सब खौफजदा हो जाते हैं। इन्हें यकीन नहीं आता कि सूरज निकलने के बाद भी एक ज़ॉम्बी वहां मौजूद है। अब सब समझ जाते हैं कि ये कोई आम ज़ॉम्बी नहीं। खातून ज़ॉम्बी ये बे को देखते ही खौफनाक आवाज निकालती है। इसकी सब्ज चमकती आंखें, बिखरे हुए बाल और जख्मी चेहरा उसे और भी डरावना बना देते हैं। सूरज की रोशनी भी इस पर कोई असर नहीं डालती। सबको लगता है कि ये बेफौरा वापस भाग जाएगा, मगर वो अपनी जगह मजबूती से खड़ा रहता है। वो अपने खून आलूद पाइप रंज को मजबूती से पकड़ लेता है। एक तरफ ज़ॉम्बी है और दूसरी तरफ अकेला ये बे। ये बे के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आती है। इसके हाथ रंज पर मजीद मजबूत हो जाते हैं और इसकी आंखों में गैर मुतज़लज़ल असम साफ नजर आने लगता है। अगले ही लम्हे ये बे पूरी रफ्तार से ज़ॉम्बी की तरफ दौड़ पड़ता है। इसके कदमों से मिट्टी उड़ने लगती है। वो भागने के बजाय खुद हमला करने का फैसला कर चुका है। खिड़की से ये मंजर देखकर अंदर मौजूद तलबा हैरान रह जाते हैं। कोई यकीन नहीं कर पाता कि एक इंसान अपनी मर्जी से ज़ॉम्बी पर हमला करने जा रहा है। इधर खातून ज़ॉम्बी भी पूरी ताकत से ये बे की तरफ बढ़ती है। इसकी आंखों की सब्ज चमक मजीद तेज हो जाती है। दोनों एक दूसरे के सामने आ चुके हैं और अब इस नई दुनिया की पहली बड़ी जंग शुरू होने वाली है। अब सबकी नजरें इस मुकाबले पर जम चुकी हैं। क्या दिन की रोशनी में घूमने वाली ये पुरस्कार ज़ॉम्बी ये बे को शिकस्त देगी, या ये बे अपनी ताकत और तजर्बे से इस नई दुनिया का पहला फातेह बनकर उभरेगा। यही सवाल अगले बाग का सबसे बड़ा सस्पेंस बन जाता है। ये बे मैदान में मौजूद इस खतरनाक ज़ॉम्बी के सामने रुकता नहीं, बल्कि पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ता है। वो दोनों हाथों से अपना भारी पाइप रंच मजबूती से पकड़ता है और पूरी कुव्वत के साथ हमला करता है। ये सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि उसके अंदर जमा होने वाले गुस्से और जिंदा रहने के अज़्म का इजहार होता है। ये बे मुसलसल हमले करता रहता है और पूरी कुव्वत के साथ ज़ॉम्बी को काबू में रखने की कोशिश करता है। इसके चेहरे पर खौफ नहीं, बल्कि मजबूत इरादा नजर आता है। अब उसका मकसद सिर्फ एक है, इस खतरे को हमेशा के लिए खत्म करना। खिड़की के अंदर से ये मंजर देखने वाले तलबा हैरत में डूब जाते हैं। इन्हें यकीन नहीं आता कि वही खामोश और तन्हा लड़का अकेले एक ताकतवर ज़ॉम्बी को शिकस्त दे सकता है। जंग खत्म होने के बाद पूरे मैदान में खामोशी छा जाती है। ये बे का खून आलू पाइप रंच घास पर गिर जाता है और सिर्फ इसकी थकी हुई सांसों की आवाज सुनाई देती है। ये बे गहरी सांस लेता है और शिकस्त खा चुके ज़ॉम्बी के करीब खड़ा हो जाता है। सूरज की रोशनी इसके चेहरे पर पड़ रही है। इस लम्हे उसे पहली बार महसूस होता है कि अब वो सिर्फ शिकार नहीं, बल्कि उस नई दुनिया में जिंदा रहने वाला एक मजबूत जंगजू बन चुका है। ये बे ज़ॉम्बी के जिस्म का जायजा लेता है और इसे एक अजीब चीज मिलती है। वो एक छोटा सा सब्ज चमकता हुआ क्रिस्टल निकालता है, जिससे पुरस्कार तवानाई महसूस होती है। इसे फौरा अंदाजा हो जाता है कि ये आम ज़ॉम्बी नहीं थी। ये भी समझ जाता है कि ये सब क्रिस्टल इस नई दुनिया का एक अहम राज है। शायद यही ताकत इन गैर मामूली ज़ॉम्बियों को दूसरों से मुख्तलिफ बनाती है और मुमकिन है कि मुस्तकबिल में यही क्रिस्टल इस तबाहाल दुनिया में जिंदा रहने की कुंजी साबित हो। उसी राज के साथ ये बे के नए सफर का अगला बाब शुरू होता है। ये बे सुर्ख लिबास वाली ज़ॉम्बी को शिकस्त देने के बाद उसके करीब झुकता है। इसके एक हाथ में खून आलू पाइप रंच है, जबकि दूसरे हाथ में एक छोटा सा सब्ज चमकता हुआ क्रिस्टल है। इसे फौरा एहसास हो जाता है कि यही इसकी फतह का असल इनाम है। ये बे इस सब्ज क्रिस्टल को गौर से देखता है और इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो आहिस्ता से कहता है, यही है एनर्जी ब्लैक गोल्ड। इसे पहले ही मालूम था कि ये कोई आम पत्थर नहीं, बल्कि एक कीमती और ताकतवर चीज है। क्रिस्टल से सब्ज रोशनी सी फूट रही है। ये भी समझ जाता है कि यही पुरस्कार मादा इस तबाहाल दुनिया के सबसे बड़े राजों में से एक है। यही ताकत मुस्तकबिल में गैर मामूली सलाहियतें हासिल करने और ताकतवर बनने की कुंजी बन सकती है। अचानक खामोश मैदान में कदमों की आहट सुनाई देती है। ये भी फौरा चौंक जाता है और अपनी गिरफ्त मजीद मजबूत कर लेता है। इसे अंदाजा हो जाता है कि कोई और खतरा उसकी तरफ बढ़ रहा है। ये बे का चेहरा संजीदा हो जाता है। वो आहिस्ता से पीछे मुड़कर देखता है। इसकी छुट्टी हिस्से से खबरदार कर रही है कि इस बार मुकाबला पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल होने वाला है। इसके सामने एक उम्र रसीदा ज़ॉम्बी खड़ा होता है। इसकी आंखें सब्ज रोशनी से चमक रही हैं और पूरा जिस्म अजीब तब्दीलियों का शिकार दिखाई देता है। पहली ज़ॉम्बी के मुकाबले में ये कहीं ज्यादा ताकतवर और खतरनाक महसूस होता है। ये बे दोबारा अपना पाइप रंच मजबूती से थाम लेता है। एक तरफ ताकतवर ज़ॉम्बी खड़ा है और दूसरी तरफ वो खुद। दोनों एक दूसरे को खामोशी से देखते हैं और अगले लम्हे की तैयारी करते हैं। बगैर हिचकिचाहट के ये बे पूरी ताकत से आगे बढ़ता है और अपना हथियार ज़ॉम्बी की तरफ भमाता है। अब इसके अंदर पहले जैसा खौफ नहीं, बल्कि एतमाद और तजुर्बा मौजूद है। खिड़की से ये मंजर देखने वाले तलबा हैरान रह जाते हैं। अब इन्हें एहसास होता है कि जिस शख्स को इन्होंने खतरनाक समझकर बाहर निकाल दिया था, हकीकत में वही इस नई दुनिया में जिंदा रहने की सलाहियत रखता है। ये बे का सफर अब एक नए मरहले में दाखिल हो चुका है। बाहर मैदान में ये बे एक के बाद एक ज़ॉम्बी का मुकाबला कर रहा है, जबकि अंदर क्लास में मौजूद सब तलबा खौफ से ये मंजर देख रहे हैं। इन्हें यकीन नहीं आता कि वही खामोश और डरने वाला लड़का आज खुद खतरे की तरफ बढ़ रहा है। तालिब इल्म हैरानी से कहता है कि ये बे पहले बहुत डरपोक और खामोश रहता था, फिर अचानक इसकी शख्सियत इतनी बदल कैसे गई। सबके जहन में यही सवाल गर्दिश करने लगता है। कुछ तलबा कहते हैं कि शायद ये बे हमेशा से ऐसा ही था और अब इसका असल चेहरा सामने आया है। दूसरे इसे बेरहम करार देते हैं, क्योंकि उनके ख्याल में उसने क्लास पर रेजिडेंट को बाहर छोड़ दिया था। खौफ और शकूक पूरे कमरे में फैल जाते हैं। बाहर ये बे मुसलसल ज़ॉम्बियों से लड़ रहा है, जबकि अंदर बहस शुरू हो जाती है। एक तालिब इल्म कहता है कि ये बे बहुत ताकतवर है, इसे वापस बल्ला लेना चाहिए ताकि सब मिलकर जिंदा रह सकें। दूसरा तालिब इल्म इसकी मुखालफत करता है। वो कहता है कि अगर ये बे वापस आया तो हालात मजीद खराब हो सकते हैं। साथ ही सबको एहसास होता है कि कैबिन में खाना भी महदूद है और वो हमेशा वहां छपकर नहीं रह सकते। उसी दौरान जोरदार आवाज आती है। ये बे अपना खून आलू पाइप रंच खिड़की की तरफ मारता है और शीशा टूट कर बिखर जाता है।
अंदर मौजूद सब लोग घबराकर पीछे हट जाते हैं। टूटे हुए शीशे के दरमियान से ये बे नजर आता है। वो मजबूत लहजे में सबको आवाज देता है कि बाहर आओ और मिलकर ज़ॉम्बियों का मुकाबला करो। इसकी बात सुनकर सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि इसके एतमाद ने इन्हें मजीद परेशान कर दिया है। अचानक अंदर मौजूद दो तलबा खौफजदा होकर ये बे के पीछे देखने को कहते हैं। उनके चेहरों से साफ जाहिर होता है कि इसके अकब में एक नया खतरा खड़ा है। ये बे फौरा चौंक कर पीछे मरता है। अगले लम्हे क्या होगा? क्या वो नए दुश्मन का सामना कर पाएगा या उस बार हालात इसके खिलाफ हो जाएंगे? यही सवाल कहानी को एक नए और सनसनीखेज मोड़ पर ले जाता है। ये बे अभी खिड़की तोड़कर अंदर मौजूद लोगों को बाहर आने की आवाज दे ही रहा होता है कि अचानक अंदर से तलबा चीख उठते हैं, पीछे देखो। ये बे के बिल्कुल पीछे एक खतरनाक ज़ॉम्बी खड़ा होता है जो खामोशी से उसके करीब पहुंच चुका है। वो ज़ॉम्बी पूरी ताकत के साथ ये बे पर झपटने की तैयारी करता है। इसकी चमकती हुई आंखें और खौफनाक शक्ल बताती हैं कि ये आम ज़ॉम्बी नहीं बल्कि पहले से ज्यादा ताकतवर दुश्मन है। ये बे फौरा खतरे को महसूस कर लेता है। इसकी नजरें एक लम्हे में बदल जाती हैं। अब उसके चेहरे पर खौफ नहीं बल्कि मुकम्मल तवज्जो और लड़ने का अज़्म नजर आता है। वो इंतहाई तेजी से अपनी जगह बदलता है और हमले से बच निकलता है। इसकी रफ्तार देखकर साफ महसूस होता है कि वो पहले से कहीं ज्यादा तजुर्बाकार और मजबूत हो चुका है। जैसे ही ज़ॉम्बी उसे पकड़ने की कोशिश करता है, ये बे झुककर खुद को बचाता है और अगले ही लम्हे अपना सुर्ख पाइप रंज पूरी कुव्वत से घुमाकर जवाबी हमला करता है। ये बे मुसलसल हमले करता है और ज़ॉम्बी को संभलने का मौका नहीं देता। अंदर से ये मंजर देखने वाले तलबा हैरत से सब कुछ देखते रह जाते हैं। अब इन्हें यकीन हो जाता है कि ये बे पहले वाला कमजोर लड़का नहीं रहा। चंद लम्हों बाद मैदान फिर खामोश हो जाता है। ताकतवर ज़ॉम्बी जमीन पर बेजान पड़ा होता है जबकि ये बे गहरी सांस लेते हुए इसके सामने खड़ा रहता है। इसके चेहरे पर सुकून और एतमाद साफ नजर आता है। वो एक बार फिर साबित कर देता है कि इस तबाह दुनिया में जिंदा रहने के लिए हिम्मत, तजुर्बा और दुरुस्त फैसले सबसे बड़ी ताकत हैं। अब ये बे के पास एक और एनर्जी ब्लैक गोल्ड हासिल करने का मौका है। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या वो कैबिन में मौजूद लोगों को माफ करेगा या इन्हें उनके फैसलों के साथ अकेला छोड़ देगा? यही सवाल अगले बाब का नया सस्पेंस बन जाता है। ये बे एक और ज़ॉम्बी को शिकस्त देने के बाद अपने हाथ पर लगे स्याह दाग को देखता है। वो चेहरे से खून साफ करता है और गहरी सांस लेता है। वो जीत तो गया है, मगर उसके दिल में ये खौफ पैदा हो जाता है कि कहीं ये आलूगी उसे भी मुतासिर न कर दे। खिड़की के पीछे खड़े इसके 3 क्लास फेलो खामोशी से उसे देख रहे होते हैं। उनके चेहरों पर खौफ, हैरत और बेयकीनी साफ नजर आती है। दूसरी तरफ ये बे की आंखों में दिख और मायूसी झलक रही होती है। ये बे समझ जाता है कि अंदर मौजूद लोग अब इस पर पहले जैसा एतमाद नहीं करते। इनके दरमियान एक ऐसी दीवार खड़ी हो चुकी है जिसे अल्फाज से तोड़ना आसान नहीं। वो अपने हाथ पर लगे स्याह दाग को देखते हुए कहता है कि इसे मालूम नहीं ये आलूगी महफूज है या नहीं। अगर वो खुद मुतासिर हो गया तो इन्हीं लोगों के लिए खतरा बन जाएगा जिन्हें वो बचाना चाहता था। ये बे फैसला करता है कि वो अकेला ही आगे बढ़ेगा। वो कहता है कि पहले उसने सबके साथ सफर करने का सोचा था, लेकिन अब वो किसी की जान खतरे में नहीं डालना चाहता। वो अपना सुर्ख पाइप रंज कंधे पर रखता है, खिड़की की तरफ पीठ करता है और खामोशी से कहता है कि वो सबकी सलामती की दुआ करता है। अंदर से भी जवाब आता है कि अगर किस्मत ने चाहा तो वो दोबारा जरूर मिलेंगे। ये बे के जाने के बाद पूरी क्लास पर खामोशी छा जाती है। सबको एहसास होने लगा है कि शायद इन्होंने अपने सबसे मजबूत साथी को खुद ही खो दिया है। क्लासरूम खामोश रह जाता है जबकि बाहर पूरा स्कूल वीरान दिखाई देता है। खले मैदान में सिर्फ एक ही शख्स आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है और वो है ये बे। दूसरा बाब अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अब ये बे का असल तन्हा सफर शुरू होता है जहां उसे न सिर्फ इस नई दुनिया के खतरात का सामना करना है बल्कि एनर्जी ब्लैक गोल्ड और अपनी किस्मत के राज भी दरियाफ्त करने हैं। कैबिन में मौजूद सब लोगों को नेक ख्वाहिशात देकर ये बे अकेला स्कूल के सुर्ख ट्रैक पर चल पड़ता है। इसके कंधे पर खून आलूद पाइप रंज है, धूप रोशन है, आसमान साफ है, मगर पूरा स्कूल सुनसान पड़ा है। अब उसके साथ सिर्फ इसका साया है। टा टा ये बे आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़ता है। हर कदम एहतियात से रखता है क्योंकि वो जानता है कि इस नई दुनिया में एक मामूली गलती भी जान ले सकती है। ऊपर पहुंचकर वो एक बोर्ड देखता है जिस पर डूम्सडे लिखा होता है। इसे याद आता है कि यही वो दिन था जब पूरी दुनिया तबाही की तरफ बढ़ना शुरू हुई। ज़ॉम्बी वायरस पूरी दुनिया में फैल गया, तकरीबन आधी आबादी मुतासिर हुई और हुकूमत, मईशत और समाजी निजाम सब बिखर गए। हर गुजरते दिन के साथ ज़ॉम्बियों की तादाद बढ़ती गई। इंसान खुराक, पनाह और वसाइल के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे। खौफ और मायूसी ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। उसी दूर को बाद में डार्क एज कहा गया। ये बे एक इमारत की छत से नीचे वीरान शहर को देखता है। खाली सड़कें, बंद दुकानें, रुकी हुई गाड़ियां और हर तरफ खामोशी इस बात का सबूत है कि दुनिया पहले जैसी कभी नहीं रही है। बे को अपनी पहली जिंदगी याद आती है। वो सोचता है कि क्लास प्रेसिडेंटली रॉबशी के फैसले की वजह से वो ज़ॉम्बी के हमले का शिकार हुआ था और अपनी जान बचाने के लिए उसे अपनी टांग से भी महरूम होना पड़ा। इसके बाद उसने 50 साल शदीद मुश्किलात, भूख, तकलीफ और बेबसी में गुजारे। हर दिन सिर्फ जिंदा रहने की जिद्दोजहद था और यही तल्ख तजुर्बात आज उसे पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना चुके। आखिरकार इसकी मुलाकात एक पुरस्कार शख्स मैकिनत से हुई जिसने अपनी आखिरी ताकत इस्तेमाल करके ये बे को माजी में क़यामत के पहले दिन वापस भेज दिया ताकि वो तारीख का रुख बदल सके। एक बड़ी घड़ी के सामने खड़ा ये बे खामोशी से अपने नए सफर का आगाज करता है। अब इसे मालूम है कि ये इसकी दूसरी जिंदगी है और इस बार वो अपनी पुरानी गलतियां नहीं दोहराएगा। इसका मकसद सिर्फ जिंदा रहना नहीं बल्कि उस तबाह दुनिया की तब्दील बदलना है। ये बे अपना सुर्ख पाइप रंज कंधे पर रखे सुकून से सड़क पर चल रहा है। इर्द गिर्द गाड़ियां खड़ी हैं, दुकानें बंद हैं और हर तरफ खामोशी छाई हुई है। करीब मौजूद एक लकड़ी के कैबिन से 2 आदमी उसे हैरत से देखते हैं और सोचते हैं कि क्या ये वाकई एक आम तालिब इल्म है। कैबिन के अंदर मौजूद एक शख्स हैरानी से कहता है कि इतने खतरनाक हालात में कोई इतनी बेफिक्री से कैसे चल सकता है। दूसरा अंदाजा लगाता है कि शायद भूख और प्यास ने उसकी सोचने की सलाहियत छीन ली है। एक आदमी तजवीज देता है कि शायद ये बे को अंदर बल्ला लेना चाहिए क्योंकि बाहर बहुत खतरा है, लेकिन दूसरा फौरा इनकार कर देता है। इसे डर है कि कहीं ये बे मुतासिर ना हो चुका हो और उसे अंदर लाना सबके लिए खतरनाक साबित ना हो जाए। चलते चलते ये बे बच्चों के एक खेल के मैदान में पहुंच जाता है। वहाँ 3 ज़ॉम्बी खामोशी से खड़े होते हैं। रोशन धूप, खले आसमान और खूबसूरत माहौल के बावजूद खतरा हर तरफ मौजूद है। जैसे ही ये बे उनके करीब से गुजरता है, ज़ॉम्बी उसकी मौजूदगी महसूस कर लेते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता हरकत करना शुरू करते हैं और उनकी नजरें अपने नए शिकार पर जम जाती हैं। इनमें मौजूद एक खातून ज़ॉम्बी आम ज़ॉम्बियों से मुख्तलिफ दिखाई देती है। इसकी सब चमकती आंखें और गैर मामूली हरकत इस बात की निशानदही करती हैं कि वो ज्यादा ताकतवर और खतरनाक है। अगले ही लम्हे तीनों ज़ॉम्बी एक साथ ये बे की तरफ बढ़ते हैं। उनकी रफ्तार आम ज़ॉम्बियों से कहीं ज्यादा तेज है जबकि ये बे अब भी पुरसुकून अंदाज में आगे बढ़ रहा है। कैबिन के अंदर मौजूद दोनों आदमी ये मंजर देखकर घबरा जाते हैं। एक खौफ से चीख उठता है कि ज़ॉम्बी इस पर हमला करने वाले हैं, जबकि दूसरा समझता है कि ये बे ने खुद अपनी जान खतरे में डाल दी है। अब ये बे के सामने एक साथ 3 ताकतवर ज़ॉम्बी खड़े हैं। क्या वो अपनी महारत और तजर्बे से इस मुश्किल मुकाबले में भी कामयाब होगा या ये इसके सफर का सबसे खतरनाक इम्तिहान साबित होगा? यही सवाल अगले बाब का सस्पेंस बन जाता है। ये बेलाहू से भरा सुर्ख पाइप रेनच उठाए आराम से बाहर जा रहा है। अंदर एक कमरे में 2 लोग पर्दे के पीछे छपकर उसे देख रहे हैं।
एक कहता है क्या हमें उसे अंदर बल्ला लेना चाहिए, बाहर बहुत खतरनाक है। दूसरा जवाब देता है क्या तुम पागल हो, बाहर बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज़ हैं, हो सकता है वो भी मुतासिर हो चुका हो। यानी इंसानियत खत्म हो चुकी है, हर कोई सिर्फ अपनी जान बचाना चाहता है। ये बे उनकी बातें सुन लेता है मगर पीछे मुड़कर नहीं देखता। इसके चेहरे पर स्याह खून लगा है और होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट है। वो सिर्फ एक लफ्ज कहता है हम अफ, जैसे कह रहा हो तुम्हारी सोच पर अफसोस है। गला मंजर बच्चों के पार्क का है। ये बे 3 ज़ॉम्बीज़ के दरमियान घर जाता है। एक ने नीले शर्ट्स पहने हैं और दूसरे ने पीली टी-शर्ट। ये बे बगैर डरे अपना रेनच पूरी ताकत से घमाता है। एक ही वार में पहले ज़ॉम्बी का सर चिकना चोर हो जाता है, फिर दूसरे पर हमला करता है और आखिर में तीसरे को भी खत्म कर देता है। इसकी सफेद कमीज अब खून से सुर्ख हो चुकी है। ये वो पुराना कमजोर ये बे नहीं, बल्कि मुस्तकबिल से वापस आया हुआ मजबूत ये बे है। कमरे के अंदर मौजूद दोनों आदमी खिड़की से ये सब देख लेते हैं। इनकी आंखें हैरत से खली रह जाती हैं और एक कहता है किया इसने वाकई तीनों ज़ॉम्बीज़ को मार दिया। जिस लड़के को वो अभी तक पागल समझ रहे थे, उसने चंद लम्हों में 3 ज़ॉम्बीज़ का खात्मा कर दिया। कैमरा पीछे हटा है तो पर्दा पकड़े एक हाथ नजर आता है। कोई और भी खामोशी से ये बे को देख रहा है, जबकि ये बे पार्क में खून आलूद रेनच हाथ में लिए खड़ा है। अचानक पर्दा हटा है और लंबे स्याह बालों वाली एक लड़की सामने आती है। इसकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ है। ये कोई और नहीं बल्कि क्लास परिजीत नटली रोशी है, जिसने पिछली जिंदगी में ये बे को ज़ॉम्बी के सामने धक्का दिया था, जिसकी वजह से इसे अपनी टांग गनवानी पड़ी। वो गुस्से से चीखती है बदबख्त, मैं तुम्हें जल्द या बदी जरूर मार दूंगी। अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। ये बे समझ रहा था कि वो अपने दुश्मनों को पीछे छोड़ आया है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी दुश्मन ली रोशी अभी भी जिंदा है और अब दोनों के दरमियान दोबारा टकराव होना बाकी है। एक लड़का थका हुआ हाथ में खून से भरा पाइप लिए खड़ा है। उसके चारों तरफ जमीन पर 3 से 4 ज़ॉम्बीज़ मुर्दा पड़े हैं। वो हानप रहा है, हफ हफ। अभी अभी उसने अपनी जान बचाने के लिए खौफनाक लड़ाई लड़ी है। अचानक इसे एक आवाज सुनाई देती है। वो चौंक कर पीछे देखता है। दूर एक दुकान का बोर्ड नजर आता है, ड्रैगन टी इंक। क्या वहाँ कोई मौजूद है? जमीन पर 2 जोड़े पाँव दिखाई देते हैं, एक उसके अपने गंदे जूते और दूसरा एक ज़ॉम्बी का काला सड़ा हुआ पाँव। खतरा अब बिल्कुल करीब आ चुका है। वह पीछे मुड़कर देखता है तो 3 भूखे ज़ॉम्बीज़ अपनी सब चमकती आंखों के साथ सीधा उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। उनके मुंह से खौफनाक आवाजें निकल रही हैं। लड़का गुस्से और दबाव में सिर्फ इतना कहता है TSK, यानी फिर से मुसीबत। इसकी आंखों में अब खौफ नहीं बल्कि गुस्सा और हिम्मत है। तीनों ज़ॉम्बीज़ अब इसके बिल्कुल सामने पहुंच चुके हैं। वो जोर जोर से चीख रहे हैं और उनके लंबे नुकीले दांत साफ दिखाई दे रहे हैं। वो किसी भी लम्हे इस पर झपट सकते हैं। लड़के को अचानक सब समझ आ जाता है। वो सोचता है हियर द साउंड्स ल्यूड सो मेनी हियर, यानी इसकी पहले वाली लड़ाई की आवाज ने मजीद ज़ॉम्बीज़ को यहाँ खींच लिया। अब लड़ना बेफायदा है। वो फौरा मुड़कर पूरी रफ्तार से भागता है, जबकि तीनों ज़ॉम्बीज़ इसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। अब जान बचाने की खतरनाक दौड़ शुरू हो चुकी है। लड़का भागते भागते एक इमारत की तरफ पहुंचता है। अंदर खिड़की से 3 लोग उसे देख रहे होते हैं। इनमें से एक घबरा कर कहता है ही इज रनिंग टुवर्ड्स दिस प्लेस, यानी वो अनजाने में ज़ॉम्बीज़ को उनके महफूज ठिकाने तक ले आया है। अब क्या होगा? क्या वो लोग उसे अंदर आने देंगे या अपने बचाव के लिए दरवाजा बंद रखेंगे? लड़का सुनसान सड़क पर खड़ा है कि अचानक उसे कुछ अजीब महसूस होता है। इसकी आंखें हैरत से फैल जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई उसे देख रहा हो या कोई उसकी तरफ बढ़ रहा हो। इसके चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा है। वो खून आलूद सुर्ख पाइप हाथ में लिए पूरी रफ्तार से एक दुकान की तरफ भागता है। सामने कन्वीनियंस स्टोर का बोर्ड नजर आता है। इसे उम्मीद है कि शायद अंदर कोई महफूज जगह हो या कोई जिंदा इंसान इसकी मदद कर सके। वह बंद शटर पर पूरी ताकत से मक्के मारने लगता है। इसके हाथ खून और मिट्टी से भरे हुए हैं। वो जोर जोर से चीखता है दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। शटर जोर जोर से हिल रहा है और इसकी आवाज अंदर तक पहुंच रही है। ऊपर दीवार पर लगा क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरा सब कुछ देख रहा है। इसका मतलब है कि अंदर मौजूद लोग उसे जिंदा देख रहे हैं, मगर अभी तक किसी ने दरवाजा नहीं खोला। लड़का कैमरे की तरफ देखकर इल्तिजा करता है, मैं जख्मी हूँ और मेरे पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ लगे हुए हैं। खुदा के लिए दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। उसके बाजू से खून बह रहा है और इसकी आवाज में बेबसी साफ महसूस होती है। दुकान के अंदर 2 आदमी छपे बैठे हैं। एक बूढ़ा सिगरेट पीते हुए कहता है, ये तो पूरी भीड़ को यहाँ ले आएगा, कौन बेवकूफ उसे अंदर आने देगा। दूसरा सुनहरे बालों वाला लड़का शटर की तरफ देखते हुए कहता है, इधर से बाहर साफ नजर नहीं आ रहा। लड़का खामोश हो जाता है। शटर के नीचे से सिर्फ हल्की सी रोशनी बाहर आ रही है। अंदर वालों ने दरवाजा नहीं खोला। उसकी आखिरी उम्मीद भी टूटने लगती है, मगर असल खतरा अभी बाकी है। जैसे ही वो मायूसी से पीछे हटा है, अचानक एक ज़ॉम्बी दीवार के कोने से छलांग लगाकर इस पर हमला कर देता है। लड़का बिल्कुल बेखबर था। अब एक तरफ बंद दरवाजा है और दूसरी तरफ मौत इसका इंतजार कर रही है। एक खौफनाक ज़ॉम्बी अचानक इसके बिल्कुल सामने आ जाता है। इसकी एक आंख सब्ज रोशनी से चमक रही है, मुंह खिला हुआ है, नुकीले दांत बाहर निकले हुए हैं और इसके हाथ की 2 उंगलियां कटी हुई हैं। वो जोर से चीखता है। एक लम्हे के लिए ऐसा लगता है जैसे अब लड़के की जान नहीं बचेगी। लड़का हिम्मत नहीं हारता। वो अपना खून आलूद सुर्ख पाइप पूरी ताकत से घुमाकर ज़ॉम्बी के सर पर दे मारता है। जोरदार वार के साथ खून के छींटे उड़ जाते हैं, मगर उसी वक्त पीछे से 2 मजीद ज़ॉम्बी, एक गुलाबी लिबास में और दूसरी सफेद शर्ट पहने, तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही हैं। वो बगैर रुके फौरा पलटता है और दूसरी ज़ॉम्बीज़ पर हमला कर देता है। पाइप हवा में घूमता है। इसके चेहरे पर खून के धब्बे हैं, लेकिन आंखों में जिंदा रहने का अज़्म पहले से ज्यादा मजबूत है। एक और ज़ॉम्बी अपने अंजाम के करीब पहुंच चुकी है। लड़ाई के फौरा बाद वो भागकर एक बंद कन्वीनियंस स्टोर के शटर तक पहुंचता है। वो पूरी ताकत से शटर पेटने लगता है ताकि अगर अंदर कोई जिंदा हो तो दरवाजा खोल दे, क्योंकि बाहर मजीद ज़ॉम्बीज़ जमा हो रहे हैं। आखिरकार वो किसी न किसी तरह स्टोर के अंदर दाखिल होने में कामयाब हो जाता है। शटर के पीछे गिरते ही जोर जोर से सांस लेने लगता है। इसके कपड़े फटे हुए हैं और जिस्म खून से भरा हुआ है, मगर फिलहाल वो महफूज है। जो ज़ॉम्बीज़ इसका पीछा कर रहे थे, वो अब शटर पर पूरी ताकत से ज़रबे लगा रहे हैं। जोरदार धमाकों से शटर हिलने लगता है। वो अंदर घुसने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। लड़का शटर के साथ टेक लगाकर बैठ जाता है और बाहर की आवाजें सुनता रहता है। इसके चेहरे पर अब खौफ नहीं बल्कि खामोश गुस्सा और गहरी सोच है। इसे एहसास हो चुका है कि ये दुनिया अब इंसानों की नहीं रही, यहाँ रहम की कोई जगह नहीं। वो आहिस्ता आहिस्ता खड़ा होकर इर्द गिर्द देखता है। ये एक सामान से भरा हुआ कन्वीनियंस स्टोर है। शेल्फों पर खाना, पानी, बोतलें और डब्बा बंद खुराक मौजूद है। इस सारी दुनिया में ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं लगती। मगर एक सवाल अब भी बाकी है, क्या ये महफूज ठिकाना वाकई खाली है या इस पर पहले से किसी और का कब्जा है? और बाहर मौजूद ज़ॉम्बीज़ आखिर कब तक शटर को तोड़ने की कोशिश करते रहेंगे? खून में लथपथ तालिब इल्म कन्वीनियंस स्टोर के काउंटर के सामने खड़ा है। काउंटर के पीछे एक खौफजदा लड़की छपी हुई है और अपने कांपते हाथ से काउंटर को मजबूती से पकड़े हुए है। इससे साफ जाहिर होता है कि स्टोर पहले से खाली नहीं था, बल्कि कोई पहले ही वहां पनाह लिए बैठा था।
बाहर दिन की रोशनी फैली हुई है और ड्रैगन टी डॉट इंक का बोर्ड साफ दिखाई दे रहा है। सामने मौजूद नाइट क्लब की खिड़की से कुछ लोग इस सारे मंजर को खामोशी से देख रहे हैं। नाइट क्लब के अंदर 3 नौजवान खिड़की के पास खड़े हैरत से एक दूसरे को देखते हैं। इनमें से एक कहता है, तुम लोगों ने भी ये देखा ना? दूसरा बेयकीनी से जवाब देता है, वो तालिब इल्म अकेला ज़ॉम्बीज़ को मार सकता है। उनके लिए ये मंजर नाकाबिल यकीन था। में से एक मुहाक बालों वाला नौजवान घबराया हुआ अपने बास के पास जाकर कहता है, बरादर सेंटीपैड, इस तालिब इल्म ने अकेले 5 नहीं 6 ज़ॉम्बीज़ मार दिए और सामने वाले कन्वीनियंस स्टोर में भी दाखिल हो गया। अब सबको मालूम हो चुका है कि सामने वाले स्टोर में एक गैर मामूली लड़का मौजूद है। एक ताकतवर गैंगस्टर जिसने सियाह चश्मा पहन रखा है, गर्दन पर टैटू बना हुआ है और इसके साथ 2 लड़कियां बैठी हैं, जोर से हंसता है। वो कहता है, दिलचस्प, लगता है ये ज़ॉम्बीज़ इतने ताकतवर नहीं जितने मैंने सोचा था। यही बरादर सेंटीपैड है, इस इलाके का खतरनाक डॉन, मगर वो अभी तक इस तालिब इल्म की असल ताकत से बेखबर है। नाइट क्लब के नौजवान बाहर सड़क पर मौजूद ज़ॉम्बीज़ को देखते हुए कहते हैं, अगर वो तालिब इल्म ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। एक अकेले इंसान की बहादुरी ने सबके दिलों में उम्मीद और हौसला पैदा कर दिया है। वापस स्टोर के अंदर तालिब इल्म हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अंधेरे कोने की तरफ देखता है और कहता है, मैं तुम्हें पहले ही देख चुका हूँ, बाहर आ जाओ। काउंटर के पीछे से हल्की सी हरकत होती है। वही खौफजदा लड़की अब भी अपनी सांस रोके बैठी है। इस सुनसान स्टोर में अब सिर्फ 2 लोग हैं, एक जख्मी हीरो और एक डरी हुई जिंदा बच जाने वाली लड़की। कन्वीनियंस स्टोर के अंदर जख्मी लड़का अचानक छोटी लड़की का हाथ पकड़ लेता है। लड़की खौफ से रोने लगती है। लड़का मुस्कुराते हुए कहता है, फिक्र मत करो, बड़ा भाई तुम्हें नहीं खाएगा, बस शटर का कंट्रोलर मुझे दे दो। वो जानता है कि उसी रिमोट से स्टोर का शटर खुलता और बंद होता है और वो पूरे स्टोर का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहता है। लड़की घबराकर कहती है, कौन सा कंट्रोलर? मगर अगले ही लम्हे मालूम हो जाता है कि इसने शटर का छोटा सा स्याह रिमोट अपनी कमीज में छुपा रखा था। यही इस स्टोर की असल चाबी है जिसकी बदौलत वो अब तक ज़ॉम्बीज़ से महफूज रही थी। लड़का फौरा रिमोट छीनने की कोशिश करता है और गुस्से से कहता है, फौरा मुझे दे दो। लड़की पूरी ताकत से मुजाहमत करती है। दोनों के दरमियान रिमोट के लिए सख्त कशमकश शुरू हो जाती है। एक अपनी जान बचाना चाहता है, दूसरा हर कीमत पर कंट्रोल हासिल करना चाहता है। खींचातानी के दौरान लड़की जमीन पर गिर जाती है। इसका चेहरा खौफ से जर्द पड़ चुका है और आंखों में आंसू भर आए हैं। लड़का खामोशी से रिमोट को देख रहा है, इसके चेहरे पर रहम का कोई निशान नहीं। लड़की जल्दी से उठकर एक शेल्फ के पीछे जा छपती है। वो सांस रोके खौफ के साथ लड़के की अगली चाल का इंतजार करती है। पूरा स्टोर गहरी खामोशी में डूब जाता है। लड़का एक नई चाल चलता है। वो जमीन पर पड़ी शॉपिंग ट्राली को लात मारता है और जानबूझकर गिरने का ड्रामा करता है। अचानक जोर की आवाज सुनकर लड़की खौफ से चीख उठती है। इसे यकीन हो जाता है कि लड़का वाकई गिर गया है। हकीकत में लड़का गिरा ही नहीं था, ये सब एक मंसूबा था। वो हंसते हुए कहता है, मैं जख्मी हूँ और तुमने फौरा यकीन कर लिया। तुम्हें धोखा देना तो बहुत आसान है। अब लड़की को एहसास होता है कि इसकी बेबसी और जख्मी होने का तासुर सिर्फ एक ड्रामा था ताकि वो अपनी छपने की जगह से बाहर आ जाए। मंजर अचानक बदल जाता है। बाहर शहर पर मूसलाधार बारिश बरस रही है। सीओयू कन्वीनियंस स्टोर का शटर मजबूती से बंद है। अंदर क्या हवा, क्या लड़की ने रिमोट दे दिया या अब इस स्टोर पर इस लड़के का कब्जा हो चुका है? बारिश ने पूरे शहर को खामोश कर दिया है, मगर इस बंद स्टोर के अंदर एक नई जंग शुरू हो चुकी है। इंसान बमुकाबला इंसान। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है। स्टोर के ऊपर वाले कमरे में 2 चोटियों वाली लड़की घुटनों के बल बैठी जख्मी लड़के के जख्मों पर पीटी कर रही है। फर्श पर फर्स्ट एड बॉक्स खिला पड़ा है। लड़का बिस्तर पर नीम बेहोश लेटा है, इसके कपड़े खून से भरे हुए हैं। लड़की डरी हुई जरूर है, मगर पूरी कोशिश से इसकी जान बचाने में लगी हुई है। लड़की इसके हाथ पर बंधी पिटी को मजबूती से खींचकर गिरह लगाती है। शरीर दर्द से लड़का दांत भैंच लेता है, आंखें बंद कर लेता है और खामोशी से तकलीफ बर्दाश्त करता है। इसके माथे पर पसीना है, जख्म गहरा है और खून अभी भी रस रहा है, मगर लड़की हिम्मत नहीं हारती। मरहम पिटी खत्म करने के बाद लड़की थके हुए लहजे में कहती है, हो, मरहम पिटी मुकम्मल हो गई। इसके हाथ में कैंची है, हाथ कांप रहे हैं और कपड़ों पर खून के धब्बे लगे हुए हैं। वो थक चुकी है, मगर उसने अपनी पूरी कोशिश की है। कुछ देर बाद लड़का आहिस्ता आहिस्ता होश में आता है। वो आंखें खोलकर लड़की की तरफ देखता है और धीमी आवाज में कहता है, शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई है। पहली बार इसके लहजे में गुस्से की जगह शुक्रगुजारी सुनाई देती है। लड़की फर्स्ट एड बॉक्स बंद करते हुए कहती है, बाहर बहुत खतरनाक है। अब्बू ने भी मुझे यही कहा था कि मैं उसी स्टोर में छपी रहूं। तब लड़के को मालूम होता है कि ये स्टोर उसी लड़की के वालिद का है और वो कई दिनों से यहाँ अकेली पनाह लिए हुए है। लड़की मुस्कुराकर कहती है, आप अभी आराम करें, मैं आपके लिए कुछ खाना लेकर आती हूँ। लड़का आहिस्ता से जवाब देता है, शुक्रिया। वो फर्स्ट एड बॉक्स उठाकर दूसरे कमरे की तरफ चल पड़ती है। उसके अपने पांव भी जख्मी हैं और वो लनगड़ा कर चल रही है, लेकिन फिर भी मेहमान की फिक्र कर रही है। लड़का खामोशी से उसे जाते हुए देखता है। इसकी आंखों में एक नई सोच उभरती है। वो दिल ही दिल में कहता है, कितनी मेहरबान लड़की है। उसी ने मेरे लिए दरवाजा खोला और मेरी जान बचाई। इस बेरहम दुनिया में जहाँ सबने इस पर दरवाजे बंद कर दिए थे, सिर्फ एक अजनबी ने इस पर रहम किया। बिस्तर पर लेटा जख्मी लड़का आंखें बंद किए सोच रहा है, सिर्फ उसी लड़की ने मेरे लिए दरवाजा खोला। अगर वो मुझे अंदर ना आने देती तो या तो मेरा खून बह जाने से मौत हो जाती या ज़ॉम्बीज़ मुझे जिंदा खा जाते। उसके लिए वो लड़की किसी फरिश्ते से कम नहीं। अचानक नीचे से जोरदार आवाज आती है, तुम लोग क्या कर रहे हो? लड़का चौंक कर फौरन आंखें खोल देता है। इसके जख्मों से टपका हुआ खून सीढ़ियों तक निशान छोड़ चुका है। ऐसा लगता है कि कोई स्टोर के अंदर दाखिल हो चुका है। नीचे बारिश में भीगे हुए भारी बोट नजर आते हैं। एक खतरनाक मुस्कुराहट वाला गुंडा कहता है, छोटी बच्ची, हमें अंदर आने देने का शुक्रिया। लड़की ने तो एक जख्मी इंसान की मदद के लिए दरवाजा खोला था, मगर उसी खले दरवाजे से नाइट क्लब में छपे हुए गुंडे भी अंदर आ गए। लड़की खौफ से कांपते हुए कहती है, आप लोगों ने तो कहा था कि आप भूख से मरने वाले हैं। उसने उन पर तरस खाकर दरवाजा खोला था, मगर अब उसे एहसास होता है कि उनकी भूख सिर्फ खाने की नहीं थी, वो स्टोर पर कब्जा करना चाहते थे। तीनों गुंडे पूरे स्टोर में फैल जाते हैं। इनका सरदार सख्त लहजे में ऐलान करता है, अब इस स्टोर का सारा खाना हमारा है। उसके साथी हंसने लगते हैं, जबकि लड़की बेबस खड़ी सब कुछ देख रही है। लड़की हिम्मत करके कहती है, मुझे छोड़ दो, मेरे अब्बू अभी वापस आ जाएंगे। गुंडा तंजिया हंसी के साथ जवाब देता है, हमने तुम्हारे बाप को देखा था और ज़ॉम्बीज़ को अपनी तरफ से हटाने के लिए उसे चारे के तौर पर इस्तेमाल कर दिया। ये सुनकर लड़की पर गम और सदमे का पहाड़ टूट पड़ता है। गुंडे अब पूरी तरह स्टोर पर काबिज हो चुके हैं और लड़की खौफ में घिरी खड़ी है। ऊपर जख्मी लड़का आराम कर रहा है, जबकि नीचे मासूम लड़की तन्हा उन जालिम लोगों का सामना कर रही है। अब वाज़ेह हो जाता है कि इस तबाह हाल दुनिया में सिर्फ ज़ॉम्बीज़ ही खतरा नहीं, बल्कि बेरहम इंसान भी इतने ही खौफनाक हैं। कन्वीनियंस स्टोर के अंदर से अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई डरावने ख्वाब में तड़प रहा हो।
बाहर शटर बंद है और हर तरफ खामोशी है, मगर अंदर कोई शदीद ज़हनी अजियत में मुब्तला है। लड़का दीवार से टेक लगाए बैठा है। उसने अपने मुंह पर हाथ रखा हुआ है, माथे पर पसीना है और आंखों में खौफ साफ झलक रहा है। दीवार पर दो साए नजर आते हैं, जैसे कोई उसे जकड़े हुए हो। ये इसके माजी की यादें हैं, जो आज भी इसका पीछा नहीं छोड़ती। इसकी यादों में एक दर्दनाक मंजर उभरता है। खून में लथपथ एक मेहरबान लड़की जमीन पर पड़ी है। वो दिल ही दिल में सोचता है, वो एक बहुत अच्छी लड़की थी, मगर अपनी हद से ज्यादा नेकी की वजह से जालिम लोगों के हाथों जान से गई। और मैं खौफ के मारे एक कोने में छुपा रहा, इतनी हिम्मत भी ना कर सका कि आवाज निकालता। यही इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा है। बाहर मूसलाधार बारिश बरस रही है। बारिश के कतरों में इसकी आंखों का अक्स नजर आता है। वो मजबूत इरादे के साथ सोचता है, इस बार मैं उसे जरूर बचाऊंगा। वो फैसला कर चुका है कि माजी की गलती दोबारा नहीं दोहराएगा। बारिश में खड़ा लड़का दिल ही दिल में कहता है, सबसे पहले मुझे उसे ये समझाना होगा कि ये दुनिया कितनी बेरहम हो चुकी है, चाहे वो मुझे बुरा इंसान ही क्यों ना समझे। वो जानता है कि इस मासूम लड़की को जिंदा रहने के लिए मजबूत बनाना जरूरी है। कहानी दोबारा हाल में वापस आती है। अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक होती है। खामोशी में ये आवाज साफ सुनाई देती है। लड़का उस वक्त नहा रहा होता है। दस्तक सुनकर गुस्से में कहता है, दरवाजा क्यों खटखटा रही हो? मुझे नहाते हुए परेशान मत करो। बाहर खड़ी दो चोटियों वाली लड़की घबरा कर कहती है, माफ कीजिए, मैंने देखा कि आपके कपड़े बहुत गंदे और खून आलूद हैं, इसलिए आपके लिए नए कपड़े ले आई हूँ। इसके हाथ में साफ कपड़ों का एक जोड़ा है। वो सिर्फ इसकी मदद करना चाहती थी, मगर गलत वक्त पर आ गई। लड़का गुसल खाने में नहा रहा है। पानी इसके जख्मी जिस्म पर बह रहा है। वो दांत पैसते हुए गुस्से से कहता है, कपड़े बाहर रख दो और यहाँ से चली जाओ। वो इस छोटी लड़की पर चीखता है जो उसके लिए साफ कपड़े लेकर आई थी। इसके सख्त लहजे के पीछे दरअसल शर्मिंदगी और अपने जज्बात छुपाने की कोशिश है। दरवाजे के बाहर खड़ी लड़की हाथ में ताकिए हुए कपड़े पकड़े आहिस्ता से कहती है, अच्छा ठीक है। इसके पांव पर पट्टियां बंधी हुई हैं और इसकी सुनहरी आंखों में हल्की सी उदासी झलक रही है। फिर भी वो समझती है कि लड़का बुरा नहीं, सिर्फ तन्हा रहना चाहता है। लड़का पानी के नीचे खड़ा गहरी सांस लेते हुए सोचता है, इतनी कमजोर तबीयत के साथ ये इस तबाहाल दुनिया में कैसे जिंदा रहेगी। उसे इस मासूम लड़की की सलामती की फिक्र होने लगती है। कई दिनों बाद पहली बार गर्म पानी उसके जिस्म से खून, मिट्टी और थकन को धो देता है। वो दिल ही दिल में महसूस करता है कि ये गुस्ल उसे एक लम्हे का सुकून दे रहा है। मगर फौरा उसे ख्याल आता है कि जैसे जैसे ज़ॉम्बीज़ बढ़ते जाएंगे, साफ पानी के जराए भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते जाएंगे। वो नल बंद करते हुए सोचता है कि चंद ही दिनों में शायद इस जगह की पानी की सप्लाई भी खत्म हो जाए। अब इस नई दुनिया में हर कतरा कीमती है और हर वसीला सोच समझकर इस्तेमाल करना होगा। तुलिये से सर खुश करते हुए वो इत्मीनान से सोचता है कि खुशकिस्मती से इस कन्वीनियंस स्टोर में काफी मिकदार में पानी और खुराक मौजूद है। ये जखीरा कुछ अरसे तक इन दोनों को जिंदा रखने के लिए काफी हो सकता है। ये जगह अब एक आर्जी महफूज ठिकाना बन चुकी है। आईने के सामने खड़ा होकर वो अपने जख्मी जिस्म को देखता है और फैसला करता है, अब मुझे हथियार और जरूरी सामान हासिल करना होगा। सिर्फ खुराक से जिंदा रहना मुमकिन नहीं, उस खतरनाक दुनिया में लड़ने की तैयारी भी जरूरी है। फिर वो आईने में अपना चेहरा देखकर हल्की सी मुस्कुराहट देता है। क़यामत से पहले की अपनी पुरानी जिंदगी उसे एक लम्हे के लिए याद आ जाती है। गुसल खाने के आईने के सामने खड़ा लड़का अपने जिस्म को देखकर मुस्कुराता है। वो खुशी से सोचता है कि उसका जिस्म अब हल्का, ताकतवर और जवान महसूस हो रहा है। कमर का दर्द खत्म हो चुका है और टांगों की थकन भी बाकी नहीं रही। इसे ऐसा लगता है जैसे इसे जिंदगी का एक नया मौका मिल गया हो। वो अपने पीठ की तरफ देखकर महसूस करता है कि अगरचे वो जवान है, लेकिन पहले जैसी जिस्मानी ताकत बाकी नहीं रही। वो फैसला करता है कि अगर उसे इस खतरनाक दुनिया में जिंदा रहना है तो उसे दोबारा सख्त तरबियत करनी होगी। वो तौलिया लपेटे गुसल खाने से बाहर निकलता है। सामने दीवार पर साफ कपड़े लगे हुए हैं, जो वही छोटी लड़की इसके लिए रख कर गई थी। अब वो खून और मिट्टी से भरे पुराने कपड़ों की जगह नए कपड़े पहनने वाला है। वो सफेद कमीज हाथ में लेकर चंद लम्हे खामोश खड़ा रहता है। इसके जहन में यही ख्याल आता है कि इस बेरहम दुनिया में भी एक अजनबी लड़की ने बगैर किसी मतलब के उसकी मदद की। ये छोटा सा एहसान इसके लिए बहुत बड़ी बात है। अचानक वो ऊंची आवाज में कहता है, ये किया है? ज़ॉम्बीज़ से लड़ते हुए कोई सूट पहनता है। छोटी लड़की हैरत से उसकी तरफ देखती है। इसने तो सिर्फ अपनी वालिद का सबसे साफ लिबास लाकर दिया था, मगर लड़के को लड़ाई के लिए आसान और आरामदायक कपड़े दरकार थे। दूसरी तरफ नाइट क्लब में ब्रदर सेंटिपैड अपने तमाम साथियों को जुमा करता है। वो ऐलान करता है कि क्लब में मौजूद खुराक और सामान ज्यादा अरसा नहीं चलेगा, इसलिए अब इन्हें अपनी बका के लिए एक मजबूत महफूज अड्डा बनाना होगा। ब्रदर सेंटिपैड अपनी छुरी सामने वाले सीओ कन्वीनियंस स्टोर की तरफ करते हुए हुक्म देता है कि सब लोग ज़ॉम्बीज़ का रास्ता साफ करें और फिर इस स्टोर पर कब्जा कर लें। उसके मुताबिक वहां मौजूद खुराक और पानी ही उनके मुस्तकबिल की जमानत बन सकते हैं। नाइट क्लब के अंदर ब्रदर सेंटिपैड अपने साथियों से कहता है कि सामने वाले कन्वीनियंस स्टोर में एक मासूम लड़की अकेली मौजूद है। इसके आदमी भी तस्दीक करते हैं कि जख्मी नौजवान के अलावा स्टोर में और कोई नहीं। अब इनकी नजर सिर्फ खुराक पर नहीं, बल्कि पूरे स्टोर पर है। ब्रदर सेंटिपैड अपनी बड़ी छुरी निकालता है और अपने आदमियों को हुक्म देता है कि स्टोर पर धावा बोल दो, सारा सामान अपने कब्जे में ले लो। हुक्म सुनते ही सब गुंडे हथियार उठाकर जोश में स्टोर की तरफ रवाना हो जाते हैं। सीओयू कन्वीनियंस स्टोर के बाहर शटर बंद है। ज़ॉम्बीज़ मुसलसल इस पर जोर जोर से ज़रबे लगा रहे हैं, जबकि सड़क पर मजीद ज़ॉम्बीज़ भटक रहे हैं। बाहर हर लम्हा मौत मंडला रही है। स्टोर के अंदर आहिस्ता आहिस्ता कदमों की आवाज गूंजती है। कोई खामोशी से चल रहा है। पूरे माहौल पर एक खौफनाक सन्नाटा छाया हुआ है। काउंटर के पीछे छोटी लड़की खामोशी से कुर्सी पर बैठी बिस्किट खा रही है। इसके घुटने पर पेटी बंधी हुई है। इसे अंदाजा भी नहीं कि बाहर एक नया तूफान उसकी तरफ बढ़ रहा है। गुसल करके साफ कपड़े पहनने वाला नौजवान गुस्से से आवाज लगाता है, बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लड़की डरते डरते काउंटर के पीछे से झांकती है और खामोशी से उसकी तरफ देखने लगती है। नौजवान संजीदा लहजे में पूछता है, तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? वो जानना चाहता है कि इतनी कम उम्र लड़की इस खतरनाक दुनिया में तन्हा कैसे रह रही है। लड़की कांपती हुई आवाज में जवाब देती है, मेरे अब्बू सामान लेने बाहर गए थे, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। इसकी आंखों में आंसू और दिल में इंतजार की उम्मीद अब भी बाकी है। नौजवान गुस्से से काउंटर पर हाथ मारता है और इसे सख्ती से समझाता है कि जब वो घर में अकेली थी तो किसी अजनबी के लिए दरवाजा खोलना बहुत खतरनाक था। उसकी आवाज सख्त जरूर है, मगर उसके पीछे सिर्फ एक मकसद है। वो चाहता है कि ये मासूम लड़की इस बेरहम दुनिया के उसूल जल्द अज जल्द सीख ले, क्योंकि एक गलत फैसला जान भी ले सकता है। नौजवान कोट कंधे पर डाले काउंटर पर झुककर लड़की को सख्त लहजे में समझाता है। वो कहता है कि जब वो घर में अकेली थी तो किसी अजनबी के लिए दरवाजा खोलना इंतहाई खतरनाक था। वो जानबूझकर सख्त बन रहा है ताकि लड़की आइंदा कभी ऐसी गलती ना करे। लड़की कुर्सी पर समटी हुई आंखों में आंसू लिए धीमी आवाज में कहती है, आप जख्मी थे, आपका पूरा जिस्म खून से भरा हुआ था, इसलिए मैंने आपकी मदद की। इसने सिर्फ इंसानियत के जज्बे से दरवाजा खोला था। नौजवान गुस्से से पूछता है, क्या तुमने नहीं देखा कि मेरे पीछे क्या आ रहा था? लड़की कांपती हुई जवाब देती है, मैंने क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन में सब देखा था।
बाहर ज़ॉम्बीज़ थे। खतरा जानने के बावजूद इसने रहम को तरजीह दी। नौजवान गहरी सांस लेते हुए अपना सर पकड़ लेता है। वो सोचता है कि अगर कोई इस बेरहम दुनिया में सिर्फ मासूमियत के सहारे जिंदा रहने की कोशिश करेगा तो खुद भी मुश्किल में पड़ेगा और दूसरों के लिए भी खतरा बन जाएगा। उसी लिए वो लड़की को हकीकत का सामना करना सिखाना चाहता है। कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद वो फैसला सुनाता है, आज से तुम मेरी हर हिदायत मानोगी। अगर जिंदा रहना है तो नज़म वाव जब सीखना होगा। वो जानता है कि इसकी सख्ती नफरत नहीं बल्कि बका की एक सख्त तरबियत है। उसी दौरान मंजर नाइट क्लब की तरफ बदल जाता है। बाहर ज़ॉम्बीज़ की खौफनाक चीखें गूंज रही हैं और उनका हुजूम तेजी से इमारत की तरफ बढ़ रहा है। खतरा हर लम्हा बढ़ता जा रहा है। जो गुंडे कन्वीनियंस स्टोर को लूटने निकले थे वो खुद ज़ॉम्बीज़ के जाल में फंस जाते हैं। ज़ॉम्बीज़ उन पर चारों तरफ से टूट पड़ते हैं और चंद लम्हों में शिकार करने वाले खुद शिकार बन जाते हैं। उनकी लालच ही उनकी तबाही का सबब बन जाती है। नाइट क्लब के गुंडे पूरी ताकत से ज़ॉम्बीज़ का मुकाबला कर रहे हैं, मगर इस बार हालात मुख्तलिफ हैं। ब्रदर सेंटिपैड हैरत से चीखता है कि ये ज़ॉम्बीज़ अचानक इतने खतरनाक कैसे हो गए। इसका एक साथी शक जाहिर करता है कि शायद ये वो ज़ॉम्बीज़ नहीं जिन्हें उस तालिब इल्म ने आसानी से मार दिया था। ब्रदर सेंटिपैड अपने आदमियों पर चीखता है कि बातें बंद करो और पूरी ताकत से लड़ो। वो जान चुका है कि अगर अब हिम्मत हार दी तो उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। एक सुर्ख बालों वाला गुंडा खौफ से जमीन पर गिर जाता है। इसके चेहरे से साफ जाहिर होता है कि इसकी हिम्मत जवाब दे चुकी है और वो सिर्फ वहां से भागना चाहता है। ब्रदर सेंटिपैड गुस्से में इस गुंडे के बाल पकड़कर उसे घसीटता है। वो अपने ही साथी को कमजोरी की सजा देने लगता है, जैसे इसकी जान की कोई कीमत ही ना हो। अगले ही लम्हे वो अपने साथी को ज़ॉम्बीज़ के हुजूम की तरफ धक्का दे देता है। वो बेबस गुंडा सीधा मौत के मुंह में जा गिरता है, जबकि बाकी लोग ये मंजर देखकर सहम जाते हैं। ज़ॉम्बीज़ इस बदकिस्मत गुंडे पर टूट पड़ते हैं। वो दर्द से चीखता हुआ अपनी बात को पुकारता है, मगर ब्रदर सेंटिपैड अपनी जान बचाने के लिए उसे वहीं छोड़ देता है। उसे उस वक्त सिर्फ अपनी बका की फिक्र है। हर गुजरते लम्हे के साथ मजीद ज़ॉम्बीज़ वहां पहुंचने लगते हैं। ब्रदर सेंटिपैड और इसके बाकी साथी पूरी कोशिश के बावजूद इस ना खत्म होने वाले हुजूम को रोक नहीं पाते। इन्हें एहसास हो जाता है कि ये जंग जीतना मुमकिन नहीं। आखिरकार ब्रदर सेंटिपैड पसपाई का हुक्म देता है। वो और इसके बाकी साथी जान बचाने के लिए पूरी रफ्तार से भाग निकलते हैं, जबकि ज़ॉम्बीज़ का एक बड़ा हुजूम उनके पीछे दौड़ पड़ता है। जो लोग कन्वीनियंस स्टोर को लूटने निकले थे अब अपनी ही जान बचाने की जंग लड़ रहे हैं। का शटर मजबूती से बंद है। आसमान पर स्याह बादल छाए हुए हैं और सड़क मुकम्मल सुनसान है। बाहर मौत का राज है, मगर अंदर दो लोग एक दूसरे के सहारे जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता कदमों की आवाज गूंजती है। दो चोटियों वाली लड़की पीठी बंधे पांव के साथ सीढ़ियां उतर रही है। चोट के बावजूद वो किसी के लिए कुछ लेकर जा रही है। लड़की दोनों हाथों से एहतियात के साथ एक ट्रे उठाए हुए है। इस पर गरम कप नूडल्स रखे हैं। उसने अपने वाले की बड़ी कमीज पहन रखी है और बड़ी मेहनत से गर्म पानी डालकर खाना तैयार किया। बगल कमरे में नौजवान कुर्सी पर बैठा एक छोटा सा सब्ज चमकता हुआ मोती गौर से देख रहा है। पीछे खड़ी लड़की आहिस्ता से कहती है, आपके नूडल्स तैयार हैं। मगर इसकी तवज्जो अभी भी इस पुरस्कार सब्ज मोती पर जमी हुई है। नौजवान मोती को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेता है। लड़की थर्मस आगे करते हुए कहती है, ये वो गर्म पानी है जो आपने मांगा था। वो बगैर किसी लालच के खामोशी से इसकी हर जरूरत पूरी करने की कोशिश कर रही है। नौजवान सख्त लहजे में कहता है, अब तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं, नीचे चली जाओ। जब तक मैं ना बुलाऊं ऊपर मत आना। लड़की दरवाजे के पीछे से धीमी आवाज में सिर्फ इतना कहती है, अच्छा। उसकी आवाज में हल्की सी उदासी झलक रही है। दरवाजा बंद होने की आवाज पूरे कमरे में गूंजती है। लड़की वापस नीचे चली जाती है और कमरा एक बार फिर खामोश हो जाता है। अब नौजवान अपनी सोचों के साथ अकेला रह गया है। तन्हाई में नौजवान कप नूडल्स का ढक्कन खोलता है। गर्म भाप आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठती है। वो अपना फौलन होने वाला कांटा खोलता है और कई दिनों बाद पहली बार गर्म खाना खाने बैठता है। बाहर लोग जिंदगी की जंग हार रहे हैं, मगर इस छोटे से कमरे में मोहब्बत से दिया गया एक गर्म कप नूडल्स दुनिया की सबसे कीमती नेमत महसूस होता। नौजवान फर्श पर बैठा गर्म कप नूडल्स दोनों हाथों से पकड़कर तेजी से खा रहा है। कई दिनों की भूख के बाद हर नवाला उसे नई ताकत दे रहा है। उसके साथ रखा थर्मस इस मुख्तसर से सुकून का साथी बना हुआ है। वो इतनी तेजी से नूडल्स खाता है कि शोरबा इसके होंठों तक आ जाता है। इस लम्हे ये सादा सा खाना भी उसे दुनिया की सबसे लजीज नेमत महसूस हो रहा है। खाना खत्म करते ही वो इत्मीनान से आंखें बंद कर लेता है और मुस्कुरा उठता है। एक आम सा कप नूडल्स उसे उस जमाने की याद दिला देता है जब जिंदगी मामूल के मुताबिक थी और हर चीज आसानी से मिल जाया करती थी। वो सोचता है कि आने वाले बरसों में यही मामूली सा कप नूडल्स दुनिया की नायाब तरीन चीजों में शुमार होगा। जब खुराक और साफ पानी खत्म होने लगेंगे तब आज की आम चीज भी बेहद कीमती बन जाएगी। अचानक खिड़की के बाहर अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। बाहर ज़ॉम्बीज़ का एक हुजूम हरकत कर रहा है। नौजवान चौंक कर सोचता है कि आखिर काफी देर से बाहर इतना शोर क्यों मचा हुआ है। अचानक खिड़की के बाहर अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। बाहर ज़ॉम्बीज़ का एक हुजूम हरकत कर रहा है। नौजवान चौंक कर सोचता है कि आखिर काफी देर से बाहर इतना शोर क्यों मचा हो। खाना खाते खाते ही खिड़की की तरफ देखता है। इसकी तमाम तवज्जो अब बाहर होने वाली हरकतों पर मरकूज हो जाती है। इसे महसूस होता है कि सुकून का ये लम्हा ज्यादा देर कायम नहीं रहेगा। वो खाना खाते खाते ही खिड़की की तरफ देखता है। इसकी तमाम तवज्जो अब बाहर होने वाली हरकतों पर मरकूज हो जाती है। इसे महसूस होता है कि सुकून का ये लम्हा ज्यादा देर कायम नहीं रहेगा। अचानक एक जोरदार धमाके के साथ खिड़की का शीशा टूट जाता है। कांच के टुकड़े पूरे कमरे में बिखर जाते हैं। नौजवान हैरत से खड़ा हो जाता है क्योंकि कोई जबरदस्ती अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहा है। टूटे हुए शीशे में से एक ताकतवर इंसानी हाथ अंदर आता है। बाजू पर बंधा हवा पेटा और धाती जंजीर वाज़ेह बताती है कि ये किसी इंसान का हाथ है। ज़ॉम्बी का नहीं अगले ही लम्हे ब्रदर सेंटिपैड के गिरोह का एक मजबूत सुर्ख बालों वाला गुंडा हांफता हुआ खिड़की से अंदर कूद पड़ता है। वो ज़ॉम्बीज़ से जान बचाते हुए यहाँ तक पहुंचा है। नौजवान का चंद लम्हों का सुकून एक बार फिर खत्म हो जाता है क्योंकि अब खतरा उसके अपने कमरे के अंदर खड़ा है। नौजवान सुकून से कुर्सी पर बैठकर गर्म कप नूडल्स खा रहा था कि अचानक खिड़की टूट गई। सुर्ख बालों वाला ताकतवर गुंडा अंदर घुसने लगा। एक लम्हे में खाने का सुकून खौफ में बदल गया। खिड़की से लटका हुआ गुंडा गुस्से से चलाया, अरे लड़के, मुझे अंदर खींचो। फिर धमकी देते हुए बोला, अगर मेरी मदद ना की तो तुम्हें मार डालूंगा। इसके पीछे ज़ॉम्बीज़ का शोर बढ़ता जा रहा था जबकि नौजवान खामोशी से उसे देख रहा था। नौजवान की आंखों में गुस्सा भर गया। इसने दरवाजे के पीछे रखा हथियार देखा, मगर फौरन उसे इस्तेमाल करने के बजाय एक और मंसूबा सोचा बंदूक उठाने के बजाय उसने गर्म पानी वाला थर्मस हाथ में ले लिया और गुंडे की तरफ बढ़ा। गुंडा हैरान रह गया कि आखिर वो बोतल क्यों उठा रहा है। नौजवान ने आहिस्ता से थर्मस का ढक्कन खोला। अंदर से गर्म भाप उठ रही थी। यही वो खोलता हुआ पानी था जिससे चंद लम्हे पहले नूडल्स तैयार किए गए थे। अगले ही लम्हे उसने खोलता हुआ पानी गुंडे के हाथ पर फेंक दिया। शदीद गर्मी से उसका हाथ बुरी तरह जल उठा और वो दर्द से तड़पने लगा। गुंडा जोर से चीख उठा। खोलता हुआ पानी इसके चेहरे और हाथ पर गिर चुका था। इतना ताकतवर आदमी भी एक लम्हे में बेबस हो गया। नौजवान खतरनाक मुस्कुराहट के साथ बोला, अगर तुम मुझे मारने आए हो तो मैं तुम्हें मौका ही नहीं दूंगा।
पहले मैं हमला करूंगा। इस नई दुनिया में जिंदा रहने का यही कानून था। नौजवान ने गुंडे का चेहरा मजबूती से पकड़ा और पूरी ताकत से उसे पीछे धकेल दिया। अब शिकारी खुद शिकार बन चुका था और अगला लम्हा इसकी किस्मत का फैसला करने वाला था। नौजवान के हाथ में गर्म पानी वाला थर्मस है और सामने खिड़की से लटका हुआ गुंडा। अचानक इसे एहसास होता है कि इसके पीछे कोई आ गया है और वो एक लम्हे के लिए रुक जाता है। छोटी लड़की दौड़कर आती है और नौजवान का हाथ पकड़ लेती है। आंसुओं के साथ वो इल्तिजा करती है, रुक जाओ। वो नहीं चाहती कि किसी की जान जाए, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो। लड़की रोते हुए कहती है, उसे अंदर आने दो, उसे मजीद नुकसान ना पहुंचाओ। इसका नरम दिल अब भी इंसानियत पर यकीन रखता है, हालांकि सामने वाला इन्हीं का दुश्मन है। लड़की रोते हुए कहती है, उसे अंदर आने दो, उसे मजीद नुकसान ना पहुंचाओ। इसका नरम दिल अब भी इंसानियत पर यकीन रखता है, हालांकि सामने वाला इन्हीं का दुश्मन है। गुंडा खौफ से पसीने में डूबा हुआ अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है, जबकि नौजवान की आंखों में गुस्सा भड़क रहा है। दोनों की सोच एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। नौजवान गुस्से से लड़की पर चीखता है, मैंने पहले भी कहा था, जब तक मैं ना बुलाऊं, यहाँ मत आना। वो नहीं चाहता कि लड़ाई के दौरान कोई इसके फैसलों में रुकावट बने। वो लड़की से पूछता है, क्या तुम जानती भी हो कि बाहर के लोग कैसे हैं? इसके नजदीक इस तबाह दुनिया में बाज इंसान ज़ॉम्बीज़ से भी ज्यादा खतरनाक बन चुके हैं। लड़की रोते हुए जवाब देती है, मेरे वालिद कहते थे, कभी किसी को तकलीफ मत देना। वो आज भी अपने वालिद की उसी तालीम पर कायम है, चाहे दुनिया कितनी ही बदल चुकी हो। टूटे हुए शीशे के पास जख्मी गुंडा अंदर आने की कोशिश कर रहा है। नौजवान उसे रोकने के लिए तैयार खड़ा है, जबकि लड़की पीछे से उसका हाथ पकड़कर उसे रोक रही है। एक ही कमरे में रहम और सख्ती आमने सामने खड़े हैं। नौजवान सख्त लहजे में कहता है, तुम बहुत नासमझ हो। अगर इसे अंदर आने दिया तो क्या तुम्हें डर नहीं कि वो तुम्हें ही मार डालेगा? वो जानता है कि इस दुनिया में गलत शख्स पर रहम करना अपनी जान खतरे में डालने के बराबर है। सुर्ख बालों वाला ताकतवर गुंडा खिड़की से लटका चीख रहा है, नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। फिर बेचारगी का ड्रामा करते हुए कहता है, मैं सिर्फ खाना ढूंढने निकला था, मगर ज़ॉम्बीज़ ने मुझे घेर लिया, इसलिए यहाँ चढ़ आया हूँ। वो रहम हासिल करने के लिए झूठ बोल रहा है। वो घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़ लेता है और अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करता है। नौजवान और छोटी लड़की खामोशी से उसे देख रहे हैं, मगर हर एक के जहन में अलग सोच चल रही है। नीचे गली में दर्जन भर ज़ॉम्बीज़ खड़े ऊपर की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं। गुंडा कहता है, बाहर हर तरफ ज़ॉम्बीज़ हैं, मैं यहाँ से जा नहीं सकता। खतरा वाकई मौजूद है, मगर इसकी नीयत सिर्फ जान बचाने की नहीं। वो इल्तिजा करता है, बराह करम मुझे कुछ देर यहाँ रहने दो, जैसे ही ज़ॉम्बीज़ चले जाएंगे, मैं भी चला जाऊंगा। लड़की का दिल इस पर तरस खाने लगता है, जबकि नौजवान पहले से ज्यादा मुहतात हो जाता है। नौजवान दिल ही दिल में सोचता है, मुझे उसे पहले ही नीचे धक्का दे देना चाहिए था। अब इस लड़की की मौजूदगी में उसे खत्म करना आसान नहीं। वो जानता है कि रहम का गलत फैसला खतरनाक साबित हो सकता है। अचानक इसकी नजर मेज पर पड़े एक सुर्ख पेपर कटर पर जाती है। इसकी आंखों में चमक आ जाती है, शायद इसे इस मुश्किल से निकलने का कोई रास्ता मिल गया है। अगले ही लम्हे गुंडा खिड़की से छलांग लगाकर कमरे के अंदर आ जाता है। मुस्कुराते हुए कहता है, मेरा अंदर आने देने का शुक्रिया। अब उसके चेहरे से मासूमियत का नकाब उतर चुका है। इसकी खौफनाक मुस्कुराहट साफ बता रही है कि वो शुरू से झूठ बोल रहा था। जले हुए हाथ, सख्त जिस्म और खतरनाक अंदाज के साथ वो नौजवान के सामने खड़ा है। बाहर ज़ॉम्बीज़ का शोर अब भी जारी है, मगर असल खतरा उस वक्त उसी कमरे के अंदर मौजूद है। रहम खाकर लड़की ने एक भेड़िए को अपने ही ठिकाने में जगह दे दी। अब नौजवान को न सिर्फ अपनी जान बल्कि इस मासूम लड़की की हिफाजत भी करनी होगी। दुनिया तबाही के दहाने पर खड़ी है। शहरों के तमाम सुपरमार्केट लौटे जा चुके हैं। एक गंजा हीरो खामोशी से बरादर सेंटीपैड को घूर रहा है। इसके हाथ में एक तेज धार कट्टर है जिसे वो पूरी ताकत से पकड़े हुए है। इसे मालूम है कि अब बात अल्फाज से नहीं बल्कि लड़ाई से होगी। अचानक नन्ही बच्ची रोते हुए बोलती है, अंकल, ये कन्वीनियंस स्टोर मेरे खानदान का है। वो दोनों को लड़ाई से रोकने की कोशिश करती है। बच्ची घबराई हुई आवाज में कहती है, नीचे बहुत सा खाना है, सबके लिए काफी है, आपस में लड़ने की जरूरत नहीं। वो मासूमियत से गिन गिन कर बताने लगती है, यहाँ चॉकलेट, कप नूडल्स, बिस्किट और बहुत सी चीजें हैं। सब मिलकर खाएंगे तो सब खुश हो जाएंगे। इसे अंदाजा ही नहीं कि सामने खड़ा शख्स इंसानियत खो चुका है। हीरो और बरादर सेंटीपैड एक दूसरे को खामोशी से देखते रहते हैं। एक तरफ एक मासूम बच्ची की हिफाजत का अज़्म है, दूसरी तरफ जुल्म और लालच से भरा हुआ दिल। बच्ची मुस्कुराते हुए कहती है, जब सब पीठ भरकर खाएंगे तो सब खुश रहेंगे। चंद लम्हों के लिए ऐसा लगता है जैसे इस खौफनाक दुनिया में अभी भी उम्मीद बाकी है। बरादर सेंटीपैड गुस्से से चीख उठता है। उसके लिए ये मासूम बातें मजाक बन जाती हैं और इसका गुस्सा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे ही वो बच्ची की तरफ हाथ बढ़ाता है, हीरो फौरा अपना कट्टर खोल देता है। चमकती हुई धार दोनों के दरमियान आने वाली खूनरेज लड़ाई का ऐलान कर देती है। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। एक तरफ बेरहम जालिम खड़ा है, दूसरी तरफ एक नौजवान जो सिर्फ एक मासूम जान को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डालने को तैयार है। जैसे ही बरादर सेंटीपैड नन्ही बच्ची की तरफ बढ़ता है, हीरो फौरा उसे अपनी तरफ खींच लेता है और जान की परवाह किए बगैर कट्टर से इसके हाथ पर वार कर देता है।
बच्ची खौफ से आंखें बंद करके रोने लगती है, जबकि हीरो पूरी हिम्मत के साथ इसके सामने डट जाता है। ब्रदर सेंटीपैड दर्द से जोर से चीखता है। इसके हाथ से खून बहने लगता है। इसे यकीन ही नहीं आता कि किसी ने इस पर हमला करने की हिम्मत की है। पहली बार इसका गुरूर चिकनाचूर हो जाता है। हीरो एक लम्हा भी जाया नहीं करता। वो फौरा कट्टर की धार मजीद आगे निकाल लेता है। छोटा सा हथियार अब उसकी आखिरी उम्मीद बन चुका है। लेकिन ब्रदर सेंटीपैड आम दुश्मन नहीं। शदीद दर्द के बावजूद वो पूरी ताकत से हीरो को एक जबरदस्त लात मारता है। हीरो हवा में उछलकर दूर जा गिरता है। जोरदार झटके से नन्ही बच्ची भी जमीन पर गिर जाती है। वो रोते हुए हीरो को देखती है, मगर इसकी मदद करने के काबिल नहीं होती। हीरो जमीन पर जख्मी पड़ा है। इसका कट्टर और पानी की बोतल दूर जा गिरते हैं। दूसरी तरफ ब्रदर सेंटीपैड जख्मी हाथ को पकड़े गुस्से से सांस ले रहा है। दोनों जख्मी हैं, मगर लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। ब्रदर सेंटीपैड नफरत भरी हंसी के साथ कहता है, इतने सालों में पहली बार किसी ने मुझे इस हद तक गुस्सा दिलाया है। अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। इसकी आंखों में सिर्फ कत्ल की ख्वाहिश बाकी रह जाती है। हीरो शदीद दर्द में सोचता है, लगता है इस एक लात से मेरी पसलियां टूट गई हैं। सांस लेना भी इसके लिए मुश्किल हो जाता है। ब्रदर सेंटीपैड अपना भारी बोझ हीरो के हाथ पर रखकर पूरी ताकत से दबाता है। हीरो दर्द से चीख उठता है। इसके पास ना हथियार बचा है, ना खड़े होने की ताकत, मगर इसकी आंखों में हार मानने का कोई निशान नहीं। हीरो जमीन पर शदीद जख्मी पड़ा है। ब्रदर सेंटीपैड का भारी बोझ इसके हाथ को कुचल रहा है। टूटी हुई पसलियों के दर्द से वो जोर से चीख उठता है, मगर फिर भी हिम्मत नहीं हारता। ब्रदर सेंटीपैड हीरो को दबाए हुए पूछता है, मरने से पहले एक सवाल का जवाब दो। तुम ज़ॉम्बीज़ को इतनी आसानी से कैसे मार लेते हो, जबकि बाकी लोग ऐसा नहीं कर सकते? इसे मालूम है कि हीरो के पास कोई अहम राज है। शदीद तकलीफ के बावजूद हीरो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, राज जानना है? पहले मुझे दादा कहकर बुलाओ, फिर बताऊंगा। ये जवाब सुनते ही ब्रदर सेंटीपैड का गुस्सा आसमान को छूने लगता है। इसकी आंखें खूंखार नफरत से भर जाती हैं और वो चीख उठता है, तुम अपनी मौत खुद मांग रहे हो। वो मुसलसल हीरो को लाते मारने लगता है और धमकी देता है, बोलो, वरना मैं तुम्हें यहीं कुचल कर मार डालूंगा। एक तरफ मासूम बच्ची खौफ से कांप रही है और दूसरी तरफ हीरो हर बार बर्दाश्त कर रहा है। हीरो दिल में सोचता है, मैं चाहता था कि ये बच्ची इस दुनिया की हकीकत अपनी आंखों से देखे, लेकिन इस सबक की कीमत मेरी जान बनती जा रही है। नन्ही बच्ची आंसुओं के साथ सब कुछ देख रही है। वो ना हीरो की मदद कर सकती है और ना ही इस जालिम को रोक सकती है। आखिरकार हीरो आहिस्ता से कहता है, ठीक है, रुक जाओ, मैं बताता हूँ। ऐसा लगता है जैसे उसने हार मान ली हो। ब्रदर सेंटीपैड फौरा हीरो का गिरबान पकड़कर उसे ऊपर उठा लेता है और जल्दी बोलने का हुक्म देता है। मगर हीरो की आंखों में अब भी अजीब सा एतमाद है। क्या वो वाकई राज बताने वाला है, या ये भी इसकी एक नई चाल है? ब्रदर सेंटीपैड हीरो का गला पकड़े खड़ा है और हीरो बुरी तरह जख्मी है। अचानक हीरो खून मिला थूक इसके चेहरे पर फेंक देता है। एक लम्हे के लिए सेंटीपैड की नजर हट जाती है और हीरो को यही एक मौका चाहिए था। चेहरे पर खून लगते ही ब्रदर सेंटीपैड गुस्से से पागल हो जाता है। वो जोर से चीखता है और फौरा हीरो को खत्म करने का इरादा कर लेता है। शदीद गुस्से में वो अपनी हिफाजत भूल जाता है। इसकी पूरी तवज्जो सिर्फ हीरो को मारने पर होती है और यही इसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। हीरो अपनी बाकी बची हुई ताकत जमा करता है और अचानक इसके तवाजुन को बिगाड़ देता है। ब्रदर सेंटीपैड संभल नहीं पाता और जमीन पर गिर जाता है। हीरो की जख्मी आंखों में एक बार फिर एतमाद वापस आ जाता है। इसे मालूम है कि यही वो लम्हा है जिससे पूरी लड़ाई का नतीजा बदल सकता है। अब ब्रदर सेंटीपैड जमीन पर है और हीरो इसके ऊपर आ चुका है। पहली बार ताकतवर गुंडा खुद खतरे में नजर आता है। जमीन पर गिरते हुए भी ब्रदर सेंटीपैड धमकियां देता रहता है, मगर उसकी आवाज में पहली बार खौफ साफ महसूस होता है। वो पूरी ताकत से हीरो का गला दबाने की कोशिश करता है। हीरो के मुंह से खून बह रहा है, लेकिन इसके इरादे अब भी मजबूत हैं। उसी लम्हे जब हीरो जमीन पर जख्मी पड़ा था और ब्रदर सेंटीपैड आखिरी हमला करने वाला था, तब नन्ही बच्ची अचानक हिम्मत करके आगे बढ़ती है। वो जमीन से हीरो का कट्टर उठाती है और पूरी ताकत से इसकी गर्दन पर वार कर देती है। ब्रदर सेंटीपैड हैरान रह जाता है कि एक छोटी सी बच्ची ने इसे जख्मी कर दिया। ब्रदर सेंटीपैड लड़खड़ाते हुए पीछे मरता है। हीरो भी हैरत से बच्ची को देखता है। बच्ची दोनों हाथों से कट्टर मजबूती से पकड़े खड़ी है। इसकी आंखों में अब खौफ नहीं बल्कि हिम्मत और गुस्सा है। शदीद जख्मी होने के बावजूद ब्रदर सेंटीपैड बच्ची पर हमला कर देता है। वो उसे जोर से धक्का देता है और बच्ची जमीन पर जा गिरती है, लेकिन इसके वार से इसकी गर्दन से खून बहने लगता। अपनी गर्दन से कट्टर निकालते हुए वो गुस्से से चीखता है, अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। अब इसकी आंखों में सिर्फ इंतकाम बाकी रह जाता है। जैसे ही ब्रदर सेंटीपैड की तवज्जो बच्ची पर जाती है, हीरो खामोशी से अपने करीब पड़ा लकड़ी के असटीनट का मजबूत हिस्सा उठा लेता है। हीरो अपनी पूरी ताकत जमा करता है और लकड़ी का असटीनट पूरी कुव्वत से ब्रदर सेंटीपैड के सर पर दे मारता है। जोरदार आवाज पूरे कमरे में गूंज उठती है। शदीद दर्द लगते ही ब्रदर सेंटीपैड दर्द से चीखता है। इसका तवाजुन बिगड़ जाता है और वो लड़खड़ाते हुए पीछे हटने लगता है। चंद लम्हों बाद वो जमीन पर गिर पड़ता है। इसके सर से खून बह रहा है और पहली बार वो मुकम्मल बेबस दिखाई देता है। हीरो हाथ में लकड़ी का असटीनट पकड़े थका हुआ सांस ले रहा है, जबकि नन्ही बच्ची बिस्तर पर बैठी खौफ से कांप रही है, मगर महफूज है। इस लड़ाई ने साबित कर दिया कि हिम्मत, हाजिर दिमागी और सही वक्त पर किया गया फैसला कभी कभी ताकत से भी ज्यादा मजबूत हथियार होते हैं। हीरो ने ब्रदर सेंटीपैड को शिकस्त तो दे दी, मगर खुद भी बुरी तरह जख्मी हो चुका है। वो हांफते हुए लकड़ी के डंडे का सहारा लेकर खड़ा है। इसके कपड़े फट चुके हैं और पूरा जिस्म दर्द से टूट रहा है। नन्ही बच्ची जमीन पर पड़े ब्रदर सेंटीपैड को देखकर कांपने लगती है। वो खौफजदा आवाज में पूछती है, क्या वो मर गया है? इसे यकीन नहीं आता कि अभी क्या हवा है। बच्ची अपने हाथों पर लगा खून देखती है। इसकी सफेद कमीज पर भी खून के धब्बे हैं। ये मंजर देखकर इसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। रोते हुए वो कहती है, मैंने किसी को मार दिया। अगरचे वो शख्स जालिम था, लेकिन पहली बार किसी इंसान को जख्मी करने का एहसास उसके दिल पर बहुत भारी पड़ता है। हीरो आहिस्ता से इसके कंधे पर हाथ रखता है और नरमी से कहता है, तुमने कोई गलत काम नहीं किया। ऐसे बेरहम इंसान को रोकना जरूरी था, वरना वो मजीद मासूम लोगों को नुकसान पहुंचाता। हीरो उसे समझाता है कि इस तबाह हाल दुनिया में सिर्फ अच्छा होना काफी नहीं, कभी कभी बेगुनाहों की हिफाजत के लिए सख्त फैसला भी करना पड़ता है। बच्ची आंसुओं के साथ पूछती है, मैं तो उसे बचाना चाहती थी, फिर वो इतना जालिम क्यों बन गया? क्या इस दुनिया में अच्छे लोग बुरे लोगों से ज्यादा नहीं होते? इसकी मासूम सोच हकीकत से टकराकर बिखरने लगती है। हीरो अचानक जमीन पर पड़े ब्रदर सेंटीपैड को गौर से देखता है। फिर वो सख्त लहजे में कहता है, ये अभी मरा नहीं है, तुम फौरा जाकर अपने हाथ और कपड़े साफ करो। ये सुनते ही बच्ची के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो डरते हुए दोबारा जमीन पर पड़े ब्रदर सेंटीपैड को देखती है। इसकी सांसें अभी भी चल रही हैं। लड़ाई खत्म नहीं हुई, असल इम्तिहान अभी बाकी है। नन्ही बच्ची खौफजदा आवाज में हीरो से कहती है, फिर जल्दी इसे बचाओ। वो अब भी चाहती है कि ब्रदर सेंटीपैड को मरने ना दिया जाए, हालांकि वो अभी कुछ देर पहले इस पर हमला कर चुका था। हीरो हैरत और गुस्से से उसे देखता रह जाता है। हीरो का सबर जवाब दे देता है। वो बच्ची को पीछे हटा देता है ताकि वो दोबारा जख्मी आदमी के करीब ना जाए। इसके ख्याल में इस तबाह हाल दुनिया में दुश्मन पर अंधा भरोसा करना अपनी जान खतरे में डालने के बराबर है।
बच्ची रोते हुए गुस्से से कहती है, मैंने तुम जैसा बेरहम इंसान कभी नहीं देखा। उसके दिल में अब भी यही उम्मीद है कि शायद हर इंसान बदल सकता है। हीरो इसकी बात का जवाब नहीं देता। वो खामोशी से दरवाजा बंद कर देता है। इसके चेहरे पर थकन, दर्द और सख्ती एक साथ नजर आती है। फिर वो जख्मी बरादर सेंटीपैड की तरफ देखता है। फर्श पर खून फैला हुआ है। हीरो फैसला करता है कि इसे मजीद अंदर नहीं रहने देगा। वो बरादर सेंटीपैड को टांग से पकड़कर खिड़की की तरफ घसीटता है। जख्मी जिस्म फर्श पर घसटा जाता है और कमरे में खामोशी छा जाती है। हीरो खिड़की तक पहुंचकर उसे खोल देता है। टूटे हुए शीशे के पार नीचे ज़ॉम्बीज़ घूम रहे हैं। एक लम्हे की भी हिचकिचाहट के बगैर वो बरादर सेंटीपैड को खिड़की से बाहर धकेल देता है। इसका जिस्म सीधा नीचे गिरता है, जहां ज़ॉम्बीज़ इसके गर्द जुमा होने लगते हैं। हीरो खामोशी से नीचे देखता रहता है। उसके लिए इस नई दुनिया में एक उसूल वाज़ेह हो चुका है, अगर एक खतरनाक दुश्मन दोबारा उठ सकता हो तो उसे नजरअंदाज करना आइंदा और ज्यादा जानों को खतरे में डाल सकता है। मगर क्या बरादर सेंटीपैड की कहानी वाकई यहीं खत्म हो गई है, या ये सिर्फ एक नए खतरे की शुरुआत है? हीरो बरादर सेंटीपैड को खिड़की से नीचे धकेल देता है। वो हवा में गिरते हुए खौफ से चीखता है। इसे यकीन नहीं आता कि उसका अंजाम इस तरह होगा। जमीन पर पहले से भूखे ज़ॉम्बीज़ घूम रहे होते हैं। जैसे ही वो गिरता है, कई ज़ॉम्बीज़ फौरन उसकी तरफ लपकते हैं। वो शदीद जख्मी होने की वजह से हिल भी नहीं पाता। बरादर सेंटीपैड पूरी ताकत से खुद को बचाने की कोशिश करता है, मगर उसका जिस्म इसका साथ नहीं देता। ज़ॉम्बीज़ इसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। इसकी आंखों में खौफ साफ नजर आता है। एक ज़ॉम्बी उसके करीब झकता है, जबकि दूसरे इसके हाथ और पांव पकड़ लेते हैं। इसकी चीखें पूरे इलाके में गूंज उठती हैं। जो शख्स दूसरों को डरा कर जीता था, आज खुद बेबस पड़ा है। इसका गुरूर, ताकत और जुल्म सब उसी जगह खत्म होते दिखाई देते हैं। हीरो ऊपर खड़ा खामोशी से ये मंजर देखता है। उसके दिल में इस जालिम के लिए कोई हमदर्दी बाकी नहीं। इस सख्त दुनिया ने उसे सिखा दिया है कि खतरनाक दुश्मन को दोबारा मौका देना नई मुसीबत को दावत देने के बराबर हो सकता है। हीरो टूटी हुई खिड़की के पास खड़ा बाहर देखता रहता है। उसके हाथों पर शीशे के छोटे जख्म हैं और ठंडी हवा कमरे में दाखिल हो रही है। इसे लगता है कि ये लड़ाई खत्म हो चुकी है। उसी दौरान इसकी नजर सामने वाली इमारत पर पड़ती है। एक नौजवान लोहे के पाइप से लटका हुआ अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है, जबकि चंद ज़ॉम्बीज़ इस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। वह नौजवान खौफ से चीख रहा है और इसकी गिरफ्त हर लम्हा कमजोर होती जा रही है। हीरो समझ जाता है कि एक जंग खत्म हुई है, मगर एक नई आजमाइश उसके सामने खड़ी है। क्या वो वक्त पर इस नौजवान को बचा पाएगा? हर लम्हा इसके गिरने का खतरा बढ़ रहा है। हीरो जोर से आवाज देता है, अरे क्या वहाँ अब भी कोई जिंदा है? नौजवान चौंक कर उसकी तरफ देखता है। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद नौजवान घबराई हुई आवाज में जवाब देता है, नहीं, वहाँ कोई भी जिंदा नहीं बचा। मगर इसके चेहरे पर खौफ और झटका कुछ और ही कहानी सुना रहे होते हैं। हीरो को महसूस होता है कि नौजवान पूरी सच्चाई नहीं बता रहा। क्या वाकई एंडेक्स शॉप में सब खत्म हो चुके हैं, या वो किसी को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है? इस सवाल का जवाब अगले बाब में मिलेगा। पाइप से लटका हुआ सरमई होडी वाला नौजवान बताता है कि जब वो सब मिलकर दरवाजा रोक रहे थे तो अचानक एक शख्स ने अपनी जगह छोड़ दी। उसी लम्हे ज़ॉम्बीज़ अंदर घुस आए और चंद ही लम्हों में सब पर हमला कर दिया। इस एक फैसले ने कई जाने खतरे में डाल दें। अब वो नौजवान कांपती हुई आवाज में हीरो से मदद मांगता है। वो इल्तिजा करता है कि इसे भी किसी तरह इस इमारत तक पहुंचने में मदद दी जाए। इसके हाथ कांप रहे हैं, माथे पर पसीना है और नीचे मौत मंडला रही है। इसे महसूस होता है कि अगर अभी मदद न मिली तो इसका बचना तकरीबन नामुमकिन है। हीरो खामोशी से उसे देखता है और साफ इनकार कर देता है। वो उसे खबरदार करता है कि अगर जिंदा रहना है तो फौरन वहां से निकलने का रास्ता तलाश करे, क्योंकि हर शख्स को अपनी बका के लिए खुद फैसला करना होगा। नौजवान नीचे देखता है जहां ज़ॉम्बीज़ जख्मी बरादर सेंटीपैड के गर्द जुमा हैं। वो ये मंजर देखकर खामोश हो जाता है और इसकी आंखों में पिछले वाकयात का खौफ और पशिमानी झलकने लगती है। इसे समझ आता है कि गलत फैसले सिर्फ एक शख्स को नहीं बल्कि पूरे गिरोह को तबाह कर सकते हैं। अब इसे अपनी जान बचाने के लिए खुद ही कदम उठाना होगा। वो दर्द बर्दाश्त करते हुए दोबारा पाइप पर अपना तवाजुन कायम करने की कोशिश करता है। इसका एक पांव फिसलता है, मगर वो खुद को संभाल लेता है। पूरी हिम्मत जुमा करके वो एक इमारत से दूसरी इमारत की तरफ छलांग लगा देता है। नीचे ज़ॉम्बीज़ घूम रहे हैं और एक मामूली गलती इसकी जान ले सकती है। वो मुश्किल से दूसरी तरफ की रेलिंग पकड़ लेता है। चंद लम्हों के लिए ऐसा लगता है कि वो गिर जाएगा, मगर आखिरकार खुद को ऊपर खींच लेता है। जमीन पर कदम रखते ही वो पीछे मुड़े बगैर दौड़ पड़ता है। इसके सामने सिर्फ एक मकसद है, किसी तरह जिंदा रहना। हीरो खामोशी से उसे दूर जाते देखता है। उसके लिए ये दुनिया बदल चुकी है, जहां गलत फैसलों की कीमत बहुत भारी होती है और हर मुलाकात मुस्तकबिल में एक नए खतरे की सूरत इख्तियार कर सकती है। बरादर सेंटीपैड को बाहर फेंकने के बाद कमरा मुकम्मल खामोश हो जाता है। खिड़की का शीशा टूट चुका है और रात की ठंडी हवा अंदर आ रही है। खून की बो और बिखरे हुए शीशे बता रहे हैं कि यहाँ अभी एक खौफनाक लड़ाई हुई थी। हीरो फौरन अंदर वाले दरवाजे का ताला मजबूती से बंद कर देता है। वो जानता है कि इस तबाह दुनिया में एक छोटी सी लापरवाही भी जान ले सकती है। नन्ही बच्ची दरवाजे के साथ जमीन पर बैठी अपने घुटनों को सीने से लगाए कांप रही है। इसकी कमीज पर खून के धब्बे हैं और आंखों में खौफ अब भी साफ नजर आ रहा है। हीरो आकर इसके सामने खड़ा हो जाता है। इसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि शदीद थकन और फिक्र दिखाई देती है। बच्ची आहिस्ता से इसके पीछे छपकर उसे देखती है। बच्ची की आंखों में आंसू हैं। वो कुछ नहीं कहती, मगर इसकी खामोश नजरें जैसे पूछ रही हूँ, क्या अब हम वाकई महफूज हैं? फर्श पर खून का एक लंबा निशान खिड़की तक जाता है। बिखरे हुए शीशे और खून के धब्बे इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ये कमरा अब कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। हीरो नरमी से कहता है, इधर मत देखो। वो नहीं चाहता कि बच्ची मजीद खौफनाक मंजर देखे, मगर बच्ची आहिस्ता से पूछती है, क्या वो बच गया? इस सवाल से जाहिर होता है कि बच्ची के दिल में अब भी इंसानियत की एक नन्ही सी उम्मीद बाकी है। वो नहीं चाहती कि कोई मरे, चाहे वो कितना ही बुरा क्यों ना हो। हीरो सर झुकाकर जवाब देता है, इस हालत में वहां से बच निकलना तकरीबन नामुमकिन था। वो पूरी हकीकत नहीं बताता, क्योंकि वो जानता है कि कुछ सच्चाइयां एक मासूम दिल के लिए बहुत भारी होती हैं। हीरो के ये कहने के बाद कि ऐसे हालात में बरादर सेंटीपैड का बचना तकरीबन नामुमकिन था, कमरे में खामोशी छा जाती है। नन्ही बच्ची जमीन पर बैठी गहरी सोच में डूब जाती है। आंखों में आंसू लिए वो आहिस्ता से पूछती है, आपने इसे मारने की कोशिश क्यों की? उसके लिए किसी इंसान की जान लेना अब भी नाकाबिल कबूल है। वो अपने खून आलूद हाथों को देखते हुए कहती है, अगर वो बुरा इंसान था तो शायद एक दिन अच्छा भी बन सकता था। उसके दिल में अब भी इंसानों के बदल जाने की उम्मीद जिंदा है। ये बात सुनकर हीरो का सब्र टूट जाता है। वो गुस्से में दीवार पर जोर से हाथ मारता है और सख्त लहजे में कहता है, अगर तुम एक खतरनाक दुश्मन पर अंधा भरोसा करोगी तो वो मौका मिलते ही तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। हीरो इसे समझाता है कि इस तबाह दुनिया में हर फैसला जिंदगी और मौत के दरमियान फर्क बन सकता है, इसलिए सिर्फ अच्छी नीयत हमेशा काफी नहीं होती। वो मजीद कहता है, ये दुनिया पहले जैसी नहीं रही, हर कदम पर खतरा है और जिंदा रहने के लिए बहुत मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं। बच्ची धीरे से एक लफ्ज दोहराती है, अपोकलिप्स। पहली बार उसे एहसास होता है कि इसकी पुरानी महफूज दुनिया अब हमेशा के लिए बदल चुकी। गुस्सा ठंडा होते ही हीरो को अपनी चोटों का एहसास होने लगता है।
टूटी हुई पसलियां और जख्मी जिस्म उसे शदीद तकलीफ दे रहे हैं, मगर वो फिर भी खुद को संभाले हुए है। बच्ची हीरो को गौर से देखती है। अब इसे पहली बार समझ आता है कि इसके सामने कोई नाकाबिल शिकस्त हीरो नहीं, बल्कि एक जख्मी इंसान खड़ा है जो अपनी तकलीफ बर्दाश्त करते हुए दूसरों की हिफाजत करने की कोशिश कर रहा है। हीरो तेजी से चल रहा होता है कि अचानक इसके कदमों की आवाज पूरे कमरे में गूंजती है। इसे महसूस होता है कि पीछे कुछ गैर मामूली हवा है। वो फौरा पलट कर देखता है। इसकी आंखों में हैरत और फिक्र साफ नजर आती है। इसे एहसास हो जाता है कि नन्ही बच्ची के साथ कुछ ठीक नहीं। लड़ाई और खौफ के सदमे से नन्ही बच्ची का जिस्म जवाब दे देता है। वो लड़खड़ाती है, मगर हीरो बरवक्त उसे गिरने से पहले संभाल लेता है। हीरो घबराकर उसे अपनी बाजुओं में थाम लेता है और परेशानी से पूछता है, अरे क्या तुम ठीक हो? पहली बार इसकी आवाज में गुस्से के बजाय सिर्फ फिक्र सुनाई देती है। इसे उठाते हुए हीरो की नजर उसकी टांगों पर बंधी पिटियों पर पड़ती है। वो सोचने लगता है कि शायद इसकी हालत सिर्फ आज की लड़ाई की वजह से नहीं। हीरो फौरा उसे अंदर मौजूद बिस्तर तक ले जाता है और बहुत एहतियात से लिटा देता है। करीब ही वो लकड़ी का डंडा पड़ा है जिससे उसने ब्रदर सेंटीपैड को रोका था। वो बच्ची के जिस्म का जायजा लेता है, मगर कहीं भी ऐसी नई चोट नजर नहीं आती जो अचानक बेहोश होने की वजह बन सके। हीरो इसके माथे पर हाथ रखता है तो चौंक जाता है। इसका जिस्म तेज बुखार से जल रहा है, सांस तेज चल रही है और चेहरा सुर्ख हो चुका है। हीरो फौरा कमरे में दवाएं तलाश करना शुरू कर देता है। अब इसकी सबसे बड़ी लड़ाई किसी दुश्मन से नहीं, बल्कि इस नन्ही जान को बुखार से बचाने की है। अगर बरवक्त दवा ना मिली तो सूरत हाल मजीद खतरनाक हो सकती है। हीरो बिस्तर पर लेटी हुई बच्ची के पास बैठा गहरी सोच में डूब जाता है। इसे याद आता है कि शुरू से ही ये बच्ची बहुत कमजोर दिखाई देती थी, जैसे वो पहले से किसी बीमारी का सामना कर रही हो, मगर उसे पूरी बात याद नहीं आती। कमरे के एक कोने में उसे सुर्ख क्रॉस वाला फर्स्ट एड बॉक्स नजर आता है। वो फौरा उसे उठा लेता है, इस उम्मीद के साथ कि शायद इसमें बुखार की दवा मौजूद हो। जैसे ही वो बॉक्स खोलता है, वो चौंक जाता है। दुआओं और पिटियों के साथ अंदर एक गुलाबी रंग की छोटी सी डायरी भी रखी हुई होती है। हीरो डायरी उठाकर देखता है। खरगोश की तस्वीर वाली ये डायरी किसी आम नोटबुक जैसी नहीं लगती, इसलिए वो तजस्सुस से उसे खोलता है। पहले सफ़ात पर मुख्तलिफ लोगों के नाम और अतियात की फहरिस्त लिखी होती है। हीरो समझ जाता है कि ये किसी की मदद के लिए जुमा किए गए ताउन का रिकॉर्ड है। अगले सफ़े पर एक बच्चे की मासूम तहरीर लिखी होती है। इसमें सबका शुक्रिया अदा किया गया है, सेहतयाब होने की उम्मीद जाहिर की गई है और वादा किया गया है कि एक दिन वो भी दूसरों की मदद करेगा। इधर बिस्तर पर लेटी बच्ची तेज बुखार में बेहोश है। बेचैनी के आलम में वो इलाज और उन लोगों की बातें बुड़बुड़ाने लगती है जिन्होंने उसकी मदद की थी। हीरो बच्ची को गौर से देखता है। अब इसे यकीन होने लगता है कि इसकी कमजोरी सिर्फ आज की लड़ाई की वजह से नहीं, बल्कि वो पहले से ही किसी संगीन बीमारी या तवील इलाज से गुजर रही थी। हीरो डायरी बंद करता है और बच्ची की तरफ देखते हुए आहिस्ता से कहता है, अब समझ आया। इसे एहसास हो जाता है कि इसकी असल जंग सिर्फ ज़ॉम्बीज़ से नहीं, बल्कि इस मासूम बच्ची की जान बचाने से भी है। अब इसे देखना है कि क्या फर्स्ट एड बॉक्स में ऐसी दवा मौजूद है जो इसकी हालत संभाल सके। फर्स्ट एड बॉक्स में मिली गुलाबी डायरी के पीछे एक शनाख्ती कार्ड लगा होता है। इस पर लिखा है, नाम याओ यूएफ, उम्र 14 साल। हीरो को मालूम होता है कि ये मासूम बच्ची सिर्फ 14 साल की है। हीरो अगला सफा खोलता है तो इस पर बड़ी तहरीर में एक संगीन बीमारी का नाम दर्ज होता है। उसी लम्हे उसे एहसास होता है कि बच्ची की कमजोरी और बार बार आने वाला बुखार किसी आम वजह से नहीं है, बल्कि वो पहले से एक शदीद बीमारी से लड़ रही है। हीरो गौर से देखता है तो उसके बाजुओं और टांगों पर पुरानी पट्टियां और इलाज के निशानात नजर आते हैं। इसे समझ आ जाता है कि ये चोटें हालिया लड़ाई की नहीं बल्कि उसके तवील इलाज का हिस्सा हैं। अब हर बात वाज़ेह होने लगती है। याओ यूएफ खामोशी से अपनी बीमारी बर्दाश्त करती रही, मगर उसने कभी किसी से हमदर्दी या रहम की भीख नहीं मांगी। बच्ची बिस्तर पर तेज बुखार में बेहोश पड़ी है। इसकी सांस तेज चल रही है। हीरो इसे देखकर आहिस्ता से सर हिलाता है। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं बल्कि फिक्र झलक रही होती है। हीरो को इस डायरी में लिखे हुए शुक्रगुजारी के अल्फाज याद आते हैं। वो सोचता है कि इस तबाहाल दुनिया में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मुश्किल हालात में अपनी इंसानियत नहीं भूलते। हीरो खामोशी से अपनी मुट्ठी बंद करता है। इसके चेहरे से जाहिर होता है कि इसने कोई अहम फैसला कर लिया है। अब वो याओ यूएफ को सिर्फ एक अजनबी नहीं समझता। वो अपनी जेब में हाथ डालता है, जैसे उसे अचानक कोई अहम चीज याद आ गई हो। इसकी आंखों में पहली बार उम्मीद की हल्की सी झलक दिखाई देती है। हीरो अपनी हथेली खोलता है। इसमें 3 सब्ज चमकती हुई गोलियां मौजूद हैं, जिन्हें वो अब तक संभाल कर रखे हुए था। वो इन्हें गौर से देखता है और सोचता है कि शायद यही नहीं याओ यूएफ के लिए उम्मीद की आखिरी किरण साबित हूं। हीरो याओ यूएफ के बिस्तर के पास खड़ा सब्ज चमकती हुई गोली को गौर से देखता है। वो सोचता है, पता नहीं ये दवा इसकी बीमारी पर असर करेगी या नहीं। इसके सामने एक मुश्किल फैसला है, क्योंकि उसे यकीन नहीं कि ये दवा इतनी संगीन बीमारी में काम करेगी। बाहर अंधेरा छा चुका है। आसमान पर सियाह बादल और चांद नजर आ रहा है। शियाओ ए कन्वीनियंस स्टोर खामोश खड़ा है, जबकि अंदर सिर्फ हीरो और याओ यूएफ मौजूद हैं। अचानक गली से खौफनाक आवाजें आने लगती हैं। चंद ज़ॉम्बीज़ अपनी सब्ज चमकती आंखों के साथ आहिस्ता आहिस्ता सड़क पर जमा होना शुरू हो जाते हैं और अंधेरे में मजीद साए भी दिखाई देते हैं। ज़ॉम्बीज़ की तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है। उनकी खौफनाक चीखें रात की खामोशी को चीर रही हैं, जैसे वो किसी चीज की तलाश में हों। कुछ देर बाद सूरज की पहली किरणें दो बुलंद इमारतों के दरमियान से नमूदार होती हैं। हर तरफ सुनहरी रोशनी फैल जाती है और एक लम्हे के लिए माहौल पुरसुकून महसूस होता है। दूर से देखने पर चंद लोग सूरज की तरफ खड़े नजर आते हैं, जैसे वो आम जिंदा इंसान हो। करीब आने पर मालूम होता है कि वो सब ज़ॉम्बीज़ हैं। मुख्तलिफ शक्लों और उम्रों के ज़ॉम्बीज़ एक जगह जमा होकर अजीब अंदाज में सूरज की तरफ मुंह किए खड़े हैं। एक ज़ॉम्बी की सब्ज आंखें चमकती हैं और वो जोर से चीखता है। उसकी आवाज सुनते ही बाकी ज़ॉम्बीज़ भी एक साथ शोर मचाने लगते हैं, जिससे पूरा इलाका गूंज उठता है। ज़ॉम्बीज़ की आवाजें लम्हा ब लम्हा तेज होती जा रही हैं। ऐसा लगता है जैसे वो किसी नई हरकत की तैयारी कर रहे हों और खतरा पहले से कहीं ज्यादा करीब आ चुका है। अंदर हीरो याओ यूएफ को अपनी जैकेट ओढ़ाकर अपने करीब कर लेता है ताकि वो बाहर के खौफनाक शोर से महफूज रहे। अब उसके सामने 2 इम्तिहान हैं, एक याओ यूएफ की जान बचाना और दूसरा बाहर जमा होते ज़ॉम्बीज़ के खतरे का मुकाबला करना। हीरो खामोशी से इंतजार कर रहा है। पूरी रात इसकी नजरें याओ यूएफ पर टकी रहीं। अब इसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल है, क्या वो सब्ज गोली वाकई असर कर गई? पूरी रात जागने, शदीद चोटों और मुसलसल निगरानी के बाद हीरो का जिस्म जवाब दे देता है। वो मेज पर झकते झकते जमीन पर गिर जाता है। इसकी सांस भारी है और थकन इसके चेहरे से साफ जाहिर होती है। इसकी कमीज पर खून के धब्बे अब भी मौजूद हैं। सीने की चोट इसे मुसलसल तकलीफ दे रही है, मगर उसने अपनी तकलीफ से ज्यादा याओ यूएफ की फिक्र की। कुछ देर बाद वो खुद को संभाल कर खिड़की के पास खड़ा हो जाता है। बाहर सूरज निकल चुका है और रात भर का शोर खत्म हो गया है। कई दिनों बाद सुबह कुछ पुरसुकून महसूस हो रही है। हीरो इसे खड़ा देखकर दिल ही दिल में सुकून का सांस लेता है। इसे यकीन हो जाता है कि रात भर की मेहनत और दवा बेकार नहीं गई। वो मुस्कुरा कर कहता है, अरे तुम जाग गई, अब तबीयत कैसी है? पहली बार इसके लहजे में सख्ती के बजाय खालिस शफकत महसूस होती है। अचानक हीरो के पीठ से आवाज आती है। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, चलो कप नूडल्स और सासीज खाते हैं। याओ यूएफ हैरानी से उसे देखने लगती है। हीरो को याद आता है कि स्टोर में अब भी खाने का सामान मौजूद है।
खतरनाक रात के बाद पहली बार दोनों के दरमियान एक पुरसुकून लम्हा आता है। ऐसा लगता है जैसे इस तबाह दुनिया में उम्मीद की एक छोटी सी किरण दोबारा रोशन हो गई हो। हीरो, जो कल तक कहता था कि इस दुनिया में हर इंसान को अपनी जान खुद बचानी होगी, आज एक बिल्कुल मुख्तलिफ फैसला करता है। वो याओ यूए के सामने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ खड़ा होकर कहता है, अपना जरूरी सामान तैयार करो, हम तुम्हारे वालिद को ढूंढने निकल रहे हैं। इस लम्हे साफ महसूस होता है कि वो अब सिर्फ अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोच रहा, बल्कि एक मासूम बच्ची की जिम्मेदारी भी कबूल कर चुका है। याओ यूए हैरानी से उसकी तरफ देखती है। इसकी आंखों में बेयकीनी, खुशी और उम्मीद एक साथ झलक रही होती है। इसके मुंह से सिर्फ एक लफ्ज निकलता है, हाँ। इसे यकीन नहीं आता कि जो शख्स कल तक हर किसी से दूर रहना चाहता था, आज वही उसके वालिद को तलाश करने के लिए अपनी जान खतरे में डालने को तैयार है। उसी लम्हे याओ यूए को पहली बार महसूस होता है कि वो इस तबाह दुनिया में अब अकेली नहीं रही। याओ यूए दरवाजे के पास खड़ी हैरानी से पूछती है, क्या हम वाकई मेरे वालिद को ढूंढने जा रहे हैं? इसे यकीन नहीं आता कि हीरो ने अपना फैसला बदल लिया है। हीरो पुरसुकून लहजे में कहता है, तुम्हारे वालिद खाना और जरूरी सामान लेने गए थे। अब ये जगह महफूज नहीं रही, इसलिए बेहतर है कि मैं तुम्हें उनके पास पहुंचा दूं। याओ यूए खामोशी से सिर्फ इतना कह पाती है, लेकिन याओ यूए दरवाजे को मजबूती से पकड़कर कहती है, मेरे वालिद ने कहा था कि मैं स्टोर से बाहर ना जाऊं, दरवाजा बंद रखूं और उनका इंतजार करूं। वो आज भी अपने वालिद की आखिरी हिदायत पर कायम है। हीरो संजीदगी से पूछता है, तुम्हारे वालिद को गए हुए कितना वक्त हो गया है? याओ यूए आहिस्ता आवाज में जवाब देती है, 3 दिन। ये सुनकर हीरो के चेहरे के तासुरात बदल जाते हैं। हीरो दोबारा पूछता है, आम हालात में सामान लाकर वापस आने में इन्हें कितना वक्त लगता था? याओ यूए जवाब देती है, तकरीबन आधा दिन। हीरो गहरी सांस लेता है और कहता है, अगर आधे दिन का काम 3 दिन में भी खत्म ना हो तो तुम्हें खुद समझ जाना चाहिए कि कुछ गैर मामूली हवा है। इसकी बात सुनकर याओ यूए साकत रह जाती है। याओ यूए फौरन इनकार करती है। वो कहती है, नहीं, मेरे वालिद के साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। 3 दिन पहले इन्होंने फोन किया था और कहा था कि वो जल्द वापस आ जाएंगे। इसकी आंखों में आंसू भर आते हैं, मगर वो अभी अपने वालिद के वादे पर यकीन रखती है। हीरो समझ जाता है कि ये जिद नहीं, बल्कि एक बेटी की अपने वालिद से बेहद मोहब्बत और उम्मीद है। सुबह हीरो कुर्सी पर बैठा याओ यूए से पूछता है, 3 दिन गुजर गए हैं, क्या इस दौरान तुम्हारे वालिद का कोई नया फोन या पैगाम आया? याओ यूए खामोश रहती है। इसकी आंखों में आंसू हैं, क्योंकि इन 3 दिनों में कोई खबर नहीं मिली। हीरो संजीदगी से कहता है, मुमकिन है वो ज़ॉम्बीज़ का शिकार हो गए हूं या कहीं फंस गए हूं और मदद के मुंतजिर हूं। वो याओ यूए की तरफ देखकर पूछता है, अगर ऐसा है तो क्या हमें इन्हें बचाने नहीं जाना चाहिए? इसकी बात में सख्ती जरूर है, मगर मकसद सिर्फ एक है, वक्त जाया किए बगैर तलाश शुरू करना। याओ यूए रोते हुए जवाब देती है, मेरे वालिद ने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे यही रहना है और उनका इंतजार करना है। वो अब भी अपने वालिद के वादे पर कायम है। हीरो बर्दाश्त खो देता है और बुलंद आवाज में कहता है, तुम एक मुजरिम को बचाना चाहती थी, मगर अपने वालिद की मदद के लिए भी बाहर नहीं निकलना चाहते। याओ यूए पीछे हट जाती है। इसकी आंखों में आंसू हैं और वो कुछ कहना चाहती है, मगर अल्फाज इसका साथ नहीं देते। हीरो गहरी सांस लेकर कहता है, मैं तुमसे इजाजत नहीं मांग रहा। तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए अब मैं तुम्हें तुम्हारे वालिद तक पहुंचाने की जिम्मेदारी पूरी करूंगा। वो अपने जज्बात को सख्त लहजे के पीछे छुपा रहा होता है। याओ यूए रोने लगती है। हीरो नस्बता नरम मगर मजबूत आवाज में कहता है, अब जिद छोड़ो और जल्दी से अपना जरूरी सामान तैयार करो। जल्दी में सामान लेने जाते हुए याओ यूए का पांव फिसल जाता है और वो गिर पड़ती है। हीरो खामोशी से इसे देखकर एक लंबी सांस लेता है। इसे एहसास होता है कि इसने शायद सख्त लहजा इख्तियार किया, मगर इस तबाह दुनिया में वक्त जाया करने की गुंजाइश नहीं। अब दोनों एक नए सफर पर निकलने वाले हैं, याओ यूए के वालिद की तलाश में। हीरो गहरी सांस लेते हुए अपने माथे पर हाथ रखता है। याओ यूए अब भी यकीन किए बैठी है कि इसके वालिद जरूर वापस आएंगे, मगर हीरो जानता है कि अब इंतजार से ज्यादा जरूरी इन्हें तलाश करना है। मंजर बाहर की सड़क पर मुंतकिल होता है। दोपहर की धूप फैली हुई है, मगर हर तरफ तबाही के आसार हैं। एक उल्टा पड़ा ट्रक, टूटी हुई गाड़ियां और सड़क पर बिखरा सामान बता रहा है कि यहाँ 3 दिन पहले शदीद अफरा-तफरी मची थी। चंद ज़ॉम्बीज़ सड़क के दरमियान बेमकसद घूम रहे हैं। उनकी सब्ज चमकती आंखें और खौफनाक आवाजें इस बात का सबूत हैं कि दिन की रोशनी भी इन्हें नहीं रोकती। एक बूढ़ा ज़ॉम्बी और एक कम उम्र ज़ॉम्बी अचानक एक ही सिम देखने लगते हैं, जैसे इन्हें दूर से किसी नई चीज का एहसास हो गया हो। दूर से अंजन की गरज सुनाई देती है। एक सियाह जीप तेज रफ्तारी से सड़क पर आगे बढ़ रही है, जबकि तमाम ज़ॉम्बीज़ उसकी तरफ मुतवज्जह हो जाते हैं। जीप बगैर रफ्तार कम किए सीधी ज़ॉम्बीज़ के झुंड की तरफ बढ़ती चली आती है। ऐसा लगता है कि ड्राइवर रुकने का इरादा ही नहीं रखता। अगले ही लम्हे जीप पूरी रफ्तार से ज़ॉम्बीज़ से टकरा जाती है। कई ज़ॉम्बीज़ हवा में उछलकर दूर जा गिरते हैं, मगर गाड़ी एक लम्हे के लिए भी नहीं रुकती और आगे बढ़ जाती है। ये मंजर साफ बताता है कि इस नई दुनिया में ना कोई कानून बाकी है और ना ही किसी की जान की कोई कीमत। हर शख्स सिर्फ अपनी बका की जंग लड़ रहा है। एक ज़ॉम्बी जमीन पर गिरा हुआ है, मगर इसकी आंखें अब भी चमक रही हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता दोबारा हरकत करने लगता है। हीरो को अब समझ आ चुका है कि बाहर सिर्फ ज़ॉम्बीज़ ही खतरा नहीं, बल्कि जिंदा बच जाने वाले लोग भी इतने ही खतरनाक हो सकते हैं। शहर सुनसान पड़ा है। एक छोटी सी कन्वीनियंस स्टोर के बाहर 3 ज़ॉम्बीज़ शटर को जोर जोर से पीट रहे हैं। अंदर सिर्फ 2 लोग छपे हुए हैं। बाहर निकलने का मतलब सीधी मौत है। अंदर सफेद शर्ट पहना एक लड़का समझ चुका है कि यहाँ ज्यादा देर रुकना महफूज नहीं। वो जल्दी जल्दी अपने बड़े नीले बैग में चपस, बिस्किट, डब्बा बंद खाना और पानी भर रहा है। जो कुछ भी मिल रहा है सब साथ ले रहा है, क्योंकि मालूम नहीं अगला खाना कब नसीब होगा। अचानक इसकी नजर स्टोर के एक कोने पर पड़ती है। एक लड़की शेल्फ के पीछे डरकर छपी हुई है। लड़का परेशानी और झुंझलाहट में कहता है, तुम वहाँ क्यों छपी हुई हो? पैकिंग मुकम्मल हो गई या नहीं? लड़की आहिस्ता से बाहर आती है। इसने नीली फराक पहन रखी है। आंखों में खौफ साफ नजर आता है। हाथों और टांगों पर पट्टियां बंधी हुई हैं, जैसे वो बड़ी मुश्किल से ज़ॉम्बीज़ से बचकर निकली हो। इसकी पीठ पर खरगोश वाला गुलाबी बैग लटक रहा है और वो अभी बुरी तरह सहमी हुई है। लड़का इसे इस लिबास में देखकर कहता है, अरे तुमने ये कपड़े क्यों पहने हैं? हम कहीं सैर करने नहीं जा रहे। बाहर ज़ॉम्बीज़ मौजूद हैं। ये वक्त खूबसूरत कपड़ों का नहीं बल्कि जान बचाने का है। लड़की खामोश रहती है। इसके पास कोई जवाब नहीं होता। लड़का आखिरकार नरम लहजे में कहता है, चलो छोड़ो, तुम्हारी मर्जी। वो कप नूडल कहाँ है जो मैंने तुम्हें बनाने को कहा था? वो बाहर निकलने से पहले कुछ खाना चाहता था। लड़की सिर्फ आहिस्ता से कहती है, अगले ही लम्हे हकीकत सामने आ जाती है। इसने कप नूडल बनाया ही नहीं था, सिर्फ ऊपर कांटा रखकर उसे वैसे का वैसा छोड़ दिया था। ना गर्म पानी डाला और ना ही उसे तैयार किया। इस खौफनाक ज़ॉम्बी दुनिया में ये मंजर एक साथ मज़ाहिया भी है और दिल को छू लेने वाला भी। एक तरफ संजीदा लड़का है जो हर हाल में जिंदा रहना चाहता है, और दूसरी तरफ एक मासूम भूली भाली लड़की है जो अभी तक इस खतरनाक हकीकत की आदी नहीं हो सकी। बाहर ज़ॉम्बीज़ मुसलसल दरवाजा पीट रहे हैं, मगर अंदर लड़के को भूख लगी हुई है। जो कप नूडल छोटी लड़की नहीं बना सकी थी, अब वो खुद बनाकर मजे से खा रहा है। शोर मचाते हुए नूडल्स भी उस वक्त उसे सुकून दे रहे हैं, क्योंकि मालूम नहीं कल खाना नसीब होगा या नहीं।
पीछे खरगोश वाले बैग के साथ वो छोटी लड़की खामोशी से बैठी उसे देख रही है। नॉडलस खाते खाते लड़का अपने अगले कदम के बारे में सोचता है। वो दिल में कहता है, जैसे ही सूरज निकलेगा मैं दरवाजा खोलकर इन ज़ॉम्बीज़ को खत्म कर दूंगा। फिर इसे याद आता है कि सड़क पर कुछ गाड़ियां खड़ी थीं। वो उम्मीद करता है कि उनमें से कोई एक अब भी चलने के काबिल हो ताकि वो यहाँ से निकल सके। फिर वो सोचता है, मैं इस छोटी लड़की को भी अपने साथ गाड़ी में बिठा लूंगा। इसे अकेला छोड़ने का दिल नहीं मानता। दूसरी तरफ लड़की सुकून से अपनी पसंदीदा लाल पैट वाले टेक स्निकर्स खा रही है। लड़का इसे देखकर दिल ही दिल में दुआ करता है कि ये कोई बेवकूफी ना करे और खामोशी से इसके साथ चले। लड़का इसे टेक स्निकर्स खाते देखकर कहता है, अरे क्या ये चली स्टर्पस हैं? मुझे भी एक दो। लड़की हल्का सा झटकती है, डरी हुई नजरों से उसे देखती है और आहिस्ता से कहती है, ठीक है। फिर वो अपना पैट उसकी तरफ बढ़ा देती है। इस ज़ॉम्बी दुनिया में खाने का एक पैट बांट देना भी दोस्ती की पहली निशानी बन जाता है। जैसे ही लड़की पैट उसकी तरफ बढ़ाती है, अचानक बाहर से एक तेज आवाज गूंजती है। सड़क पर किसी बड़ी गाड़ी के टायरों की आवाज सुनाई देती है। अगले ही लम्हे रोशन हेडलाइट्स के साथ एक बड़ा ट्रक या जीप तेजी से स्टोर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है। अब असल सवाल यह है कि इस गाड़ी में मदद करने वाला कोई इंसान बैठा है या एक नया और पहले से भी ज्यादा खतरनाक दुश्मन आने वाला है। एक छोटी सी कन्वीनियंस स्टोर में रात का वक्त है। एक लड़की स्टूल पर बैठी है, इसके पैरों पर चोटें लगी हुई हैं। सामने एक लड़का उसे जूस का डब्बा दे रहा है। दोनों के दरमियान खामोशी और सुकून का एक खूबसूरत लम्हा है, जैसे बाहर की खतरनाक दुनिया कुछ देर के लिए रुक गई हो। अचानक पूरी दुकान जोर से हिलने लगती है। भवूम, शेल्फें लड़के की तरफ गिरने लगती हैं। बिस्किट, बोतलें और हर तरफ रखा सामान हुआ में बिखर जाता है। लड़की खौफ से साकत रह जाती है, जबकि दूसरी तरफ मेकअप और शैम्पू की शेल्फें भी जमीन पर आ गिरती हैं। पूरी दुकान लरज रही है। लड़का जोर से चीखता है, लानत, क्या ये जलजला है? वो फौरन लड़की को अपनी तरफ खींच लेता है और इसके ऊपर झुक जाता है ताकि गिरता हुआ सामान उसे नुकसान न पहुंचा सके। लड़की की आंखें खौफ से फैली हुई हैं, जलजला नहीं था। एक तेज रफ्तार काली मिलिट्री जीप शटर तोड़ते हुए सीधी स्टोर के अंदर घुस आती है। धड़ाम, लड़का हैरत से कहता है, क्या? एक गाड़ी! जीप का टायर दरवाजे के पास पड़े एक मुर्दा ज़ॉम्बी को कुचल देता है। मतलब ये हादसा नहीं था, कोई ज़ॉम्बी से बचने के लिए स्टोर के अंदर घुसा है। जीप अब स्टोर के अंदर खड़ी है। इसके बोनेट से धुआं निकल रहा है और शटर मुकम्मल तौर पर टूट चुका है। अचानक जीप का दरवाजा काक की आवाज के साथ आहिस्ता से खुलता है। अब इस जीप से कौन बाहर निकलेगा? कोई मदद करने वाला या एक नया खतरा? जीप का दरवाजा खिला और एक भारी फौजी बोट जमीन पर आ गिरा। ठाप! सुनसान इलाके में सिर्फ यही आवाज गूंज रही थी। स्टोर के अंदर छपे लड़के और लड़की के दिल तेजी से धड़कने लगे। जीप से एक मोटा गंजा आदमी बाहर निकला। इसने पीले रंग का चश्मा, फौजी पैनट पहन रखी थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। इसने स्टोर को देखा और हंसते हुए कहा, ही। एक कन्वीनियंस स्टोर, मुझे तो बहुत अच्छी जगह मिल गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। वो किसी हीरो जैसा नहीं लग रहा था। जमीन पर एक ज़ॉम्बी अभी भी जिंदा था और मुंह खोले पड़ा था। इस मोटे आदमी ने बगैर सोचे अपना भारी बोट इसके सर पर रखा और उसे कुचल दिया। फिर हंसते हुए बोला, तुम लोग सिर्फ मरने के बाद ही अच्छे ज़ॉम्बी बनते हो। हालांकि तुम पहले ही मर चुके हो। उसके लिए ज़ॉम्बी को मारना सिर्फ एक खेल था। वो बेरहम और निहायत खतरनाक इंसान था। इसने अपना बड़ा काला बोरा कंधे पर रखा, स्टोर की तरफ मुड़ा और जोर से बोला, हा। अब उस कन्वीनियंस स्टोर का सारा सामान मेरा है। अब हकीकत सामने आ गई। वो किसी की मदद करने नहीं आया था, बल्कि लूटने आया था। इस तबाह दुनिया में खाना और पानी सबसे बड़ी दौलत थे और वो पूरे स्टोर पर कब्जा करना चाहता था। जैसे ही वो स्टोर के अंदर दाखिल हुआ, इसकी नजर जमीन पर बिखरे चपस, लीस और दूसरी खाने की चीजों पर पड़ी। इसके चश्मे खुशी से चमक उठे। वाह, ही। अब स्टोर के अंदर दो मासूम बच्चे छपे हुए हैं, जबकि बाहर एक खतरनाक लुटेरा मौजूद है। अगर उसे पता चल गया कि अंदर कोई है तो क्या होगा? क्या वो उनकी मदद करेगा या उनसे उनका खाना भी छीन लेगा? Thanks for watching my video. Please like, subscribe and share my video.